अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एंड व्हाट अ मॉर्निंग। आई मीन लाइक ऑलमोस्ट मॉर्निंग ही नहीं लग रही यहाँ कराची में। इट इज सो डार्क आउटसाइड, It is cloudy. It's cloudy, it's dark, overcast. But it's only बूंदा बांदिंग. You understand what I'm saying? Not really pouring like it should. Drizzling. बूंदा बांदिंग is drizzling. my new term. नहीं, but मैंने इंग्लिश और उर्दू का हसीन इम्तिजाज नहीं क्या होता है? हाँ, बेहतरीन इम्तिजाज आपने नया टर्म जो है वो मुतारिफ करवाया I am known है। for इस पे that. हमें अल्लाह जन्नत बख्शे सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो है ना, वो आपके जुमले पकड़ के जरूर बताते थे और बड़ा अच्छा वो उसको इंडोर्स कर देते थे इनफैक्ट। बट एनीवे अब आप कर दें, बूंदा बांदिंग हो रही है। your मजाकिया and his comments on that. So just as we were getting into the show, मैं और अब्दुल्ला ये बात कर रहे थे because obviously we want to give you an update on the war जो कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर की हुई है। तो हम ये सोच रहे थे कि हमें एंड मोमेंट तक नहीं पता होता कि ट्रंप जो कहते हैं उनके कहने का क्या मकसद होता है। मतलब शायर इस शेर में क्या कह रहे हैं उनको खुद भी नहीं पता होता बिकॉज एज यू सेड उसकी तशरीह हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। इसमें पूरी दुनिया हमारे साथ हम आवाज़ है। मतलब ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का भी एक बयान सामने आ गया ट्रंप की तकरीर के रद्द अमल में। उन्होंने भी यही कहा कि क्या नई बात थी, अहदाफ तो पता ही नहीं क्लियर हैं, तो अहदाफ क्या हासिल करनी है ये भी गेज करना मुश्किल है। हुआ क्या है, इस खिताब का बड़ा चर्चा था कि तकरीर करनी है, कौम से बात करनी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वो कौम से खिताब कर लिया। तकरीबन 19 मिनट का ये खिताब था, लेकिन उससे क्या अखज़ करना है ये आप और हम मिलकर ही डिसाइड करेंगे। खिताब सुनकर पहला ख्याल यही आया सबके जहन में कि इसमें नया क्या था। सदर ट्रंप ने कमोबेश वही बातें की हैं जो पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट से या सहाफ़ियों के साथ या अपने जहाज में खड़े होकर वो करते रहते हैं। कौम से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि अगले 2 से 3 हफ्तों के दौरान ईरान पर सख्त हमले करेंगे। तो एक तो ये क्लैरिटी आ गई कि जंग खत्म नहीं हो रही, अगले 2 से 3 हफ्ते ये जंग जारी रहेगी। बट ये मैं आपको याद दिला दूंगी, कल उन्होंने कहा था ना 2 से 3 हफ्तों का ही जिक्र हुआ था कि जंग शायद खत्म भी हो जाए, कि हम जो करना चाहते हैं वो हम तब तक कर ले। तो लिहाजा अब ये कहना कि ये तो हम और ज्यादा तेजी ला रहे हैं। तो फिर उन्होंने भी कहा और उनके सेक्रेटरी जंग ने भी ट्वीट कर दी, एक्स पर पैगाम दे दिया कि ईरान को पत्थर के जमाने में पहुंचा देंगे, बैक टू द स्टोन एज। एग्जैक्टली उन्होंने लिखा। तो ईरान के तेल और बिजली जो घर हैं उनको निशाना बना सकते हैं, ये भी उनका कहना था। वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ कहा ना। इफ यू कैन मेक सेंस ऑफ इट तो प्लीज डू, हम आपको सुनाते हैं। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it, and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. तो रिजीम चेंज का उन्होंने जिक्र कर दिया कि वो तो रिजीम चेंज हो गई है, लेकिन वो हम करने नहीं निकले थे, तो वो कोइंसिडेंटल हुआ है इस चीज़ से। तो फिर क्या करने निकले थे वो नहीं बताया ना। सदर ट्रंप का ये भी कहना था कि हमें मशरिक़ वस्ता के तेल समेत उनकी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अमेरिका को आबना हुर्मुज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तनाज़ा ख़त्म होगा तो आबना हुर्मुज़ कुदरती तौर पर खुल जाएगी। अमेरिका अब ऑयल और गैस का नंबर 1 प्रोड्यूसर है। पूरी दुनिया को ये भी कहते रहे कि आप दुनिया से छोड़ें, हमसे खरीद। नहीं तो लेना किस तरह था। खैर एनीवे सुने। Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally. It'll just open up naturally. They're going to want to be able to sell oil because that's all they have to try and rebuild. It will resume the flowing, and the gas prices will rapidly come back down. Stock prices will rapidly go back up. They haven't come down very much, frankly. तो कहते हैं कि अच्छा वैसे इसके इनके खिताब के बाद ना, ये जिन ऑयल प्राइसेस की बात कर रहे थे कि नेचुरली नीचे आ जाएंगी और स्टॉक प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और स्टॉक मार्केट मंदी के रुझान के साथ शुरू हुई है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में। तो कौम से जी खिताब में सदर ट्रंप ने एक मौके पर दुनिया को 2 मशवरे भी दिए, और पहला मशवरा ये था कि तेल अमेरिका से खरीदें। जिस तरह अब्दुल्ला अभी आप बता रहे थे, उनका कहना था कि हमारे पास तेल बहुत है तो हमसे ही ले लो। दूसरा मशवरा दिया कि हुर्मुज़ जाएं और उसे हासिल करें और इस्तेमाल करें।
ओके फाइन। सदर ट्रंप के कमोबेश 19 मिनट के खिताब पर रद्द-ए-अमल भी नज़र आ रहा है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफा हो गया है और ब्रेंट खाम तेल की कीमत 4% इजाफे से $105.55 फी बैरल हो गई है। दैट इज ह्यूज। WTI की कीमत 3% इजाफे से $103 फी बैरल हो गई है। ऑस्ट्रेलियावी वजीर आजम ने ट्रंप की तकरीर पर तबसरे में कहा है कि ईरान जंग के मकासद हासिल हो चुके, तो वाज़े नहीं मजीद क्या हासिल करना बाकी है। वाज़े ये भी नहीं है कि अब इस जंग का आखिरी मरहला कैसा होगा। ट्रंप के अमरीकी कौम से खिताब पर फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी ने तनकीद की है। कहा है कि मकबूलियत में कमी आई तो ट्रंप ने ऐसे में कौम को ये बताया कि अमरीका फतह के करीब है। वैसे कौम को ये बताया भी उन्होंने। तेल की कीमतों से परेशान अमरीकियों को ट्रंप ने यह वजाहत की है कि 28 फरवरी को जंग शुरू क्यों की गई थी। एक माह बाद कौम को बताया गया है कि हम फतह के करीब हैं और अभी 3 से 4 हफ्ते का मजीद वक्त मांग लिया गया है। हमें यह भी बज़ाहिर नजर आ रहा है या तासुर मिल रहा है कि सदर ट्रंप का खिताब अमरीकी अवाम को ईरान जंग पर कायल करने की कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं था। बट इज इट कोशिश कामयाब भी हुई है कि नहीं? एग्जैक्टली दैट इज द क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी उनकी पॉपुलैरिटी जो है, जब जंग स्टार्ट हुई थी तो कुछ और थी। इजराइल में भी एक्चुअली यही हुआ है कि पहले बड़ी पॉपुलर सपोर्ट थी और अब उनके नजर नहीं आ रहा। और खास तौर पे ट्रंप का ये कह देना कि डेसिमेट कर दिया है हमने ईरान को। ईरान इज स्टिल देयर, यू नो। अच्छा, स्ट्रेट के बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा कि जंग खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। कल तक ये बातें आ रही थी कि अगर स्ट्रेट खुल जाए तो फिर सीज फायर हो सकता है, मतलब उसको एक शर्त के तौर पर पेश किया जा रहा था। लेकिन आज वैसी बात नहीं है। हर रोज हर 12 घंटे बाद एक नई बात है। हाँ, तो हम भी ढूंढ रहे होते हैं कि अब क्या कहा। लास्ट वाली तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब है हमारे साथ। मुशाहिद साहब से पूछ लेते हैं। मुशाहिद साहब, आपको कुछ समझ आई? लेट्स स्टार्ट ऑफ विद कल जो उन्होंने कौम से अपनी खिताब की है। सुबह उठ के 6 बजे उनकी तकरीर सुनी। 19 मिनट की खिताब जो बहुत कंफ्यूजिंग था जी, और जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी और एक मायूस कुन तकरीर थी, एक नाकाम जंगजू की मेरे ख्याल में। और उन्होंने ना वजाहत की कि कब जंग खत्म होगी और कैसे खत्म होगी। उन्होंने अभी भी लगता है कि यरगमाल खान इजराइल लॉबी के, नेतन्याहू के। और सबसे मजाक खेज बात तो ये थी कि उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर जो लोग इलाके के ममालिक हैं वो खुद जाके कब्जा करें और वो इट विल ओपन नेचुरली, कि कुदरती तौर पर खुद ही खुल जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। और नेचुरली तौर पे तो मुशाहिद साहब वो खुला ही हुआ था। अमेरिकी अवाम को कायल करना, और वो मेरे ख्याल में उसमें नाकाम हुए। और दूसरा, ईरान को धमकियां देना, मेरे ख्याल में उसमें भी नाकाम हुए। लेकिन जो एक पैगाम गया है इस खित्ते में कि उन्होंने कहा हमें मिडिल ईस्ट के तेल की जरूरत नहीं, और तेल अगर किसी ने लेना है तो अमेरिका से ले और बाकी अपना आप खुद संभालें। तो इट वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग स्पीच एंड डिफीटेड स्पीच, और जान नहीं थी स्पीच में। मुशाहिद साहब, आप क्या वैसे अगर हम मकासद काउंटर प्रोडक्टिव होंगे? जी काउंटर प्रोडक्टिव तो होंगे। ही डज नॉट ऑफन मेक सेंस। लेकिन अगर इफ वी वर टू राइट दैट स्पीच, मतलब उनको कहना क्या चाहिए था? इस वक्त तो लगता है वो अपने जो मुल्क के लोग हैं उनको अपीज कर रहे हैं। दिस स्पीच वाज नॉट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस वक्त हमारे दोस्त कोशिश कर रहे हैं जंग खत्म करने की, और मैं तैयार हूं जंग खत्म करने के लिए इन शराइत पर। ये जो कहना कि हमने तबाह कर दिया, हमने उड़ा दिया, हमने खत्म कर दिया, वो तो रवायती बातें हैं, पुरानी बातें। हाउ लोग चाहते हैं कि जंग खत्म कैसे होगी और कब खत्म होगी। और आइंदा 2 से 3 हफ्तों में मजीद शदीद हमलों का ऐलान भी कर दिया। ये भी कह दिया कि स्टोन एज में वापस पहुंचा देंगे। तो अब जाहिर है इनके जो कहे गए अल्फाज होते हैं उसका असर पूरी दुनिया पे होता है, मईशत पर होता है, पूरी दुनिया की मईशतों पर होता है। ये ना जी, ये तो बड़क मारी है, ये तो मगर ये जाहिर है जब अमरीकी सदर कोई बड़क मारता है मुशाहिद साहब, डेसिमेट कर देंगे, ऑब्लिटरेट कर देंगे, क्रश कर देंगे। मुशाहिद साहब, जब अमरीकी सदर कोई बड़क मारता है तो उसका असर पूरी दुनिया पे होता है। अब जाहिर है तेल की कीमतों के इजाफे से पूरी दुनिया सफर कर रही है। दुनिया के कुछ ममालिक में ऑलरेडी शॉर्टेजेस शुरू हो चुकी हैं, हमारे यहाँ तो फिर भी तहसील आ रही है। लेकिन अगर शॉर्टेजेस नहीं हैं तो कीमतें फिर आज बढ़ गई हैं। कितनी देर पूरी दुनिया और हम जैसे ममालिक ये इजाफा बर्दाश्त करेंगे? अगले 3 हफ्ते भी इसी तरह चलेगा सारा निज़ाम दुनिया का, पर्टिकुलरली एनर्जी सेक्टर जो है। ये मैं समझता हूँ कि जो उसका जो तवानाई का बहरान है और इक्तिसादी बहरान है जो और संगीन हो रहा है, इवन अमेरिका के अंदर भी संगीन हो रहा है, उसका कोई उन्होंने हल नहीं बताया और उसका कोई मदावा नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये आर्जी चीज है, ईरान ने किया है, और तेल लेना है तो अमेरिका से ले। और अपनी वो फतवात जो वेनेजुएला में हुई थी कि उनका तेल कैसे कब्जा किया, उसका जिक्र उन्होंने खूब किया।
तो दे वाज फ्रैंकली मेरे ख्याल में तकरीर की जरूरत ही नहीं थी। अगर यही तकरीर करनी थी इस किस्म की नाकाम और मायूस कुन तकरीर जिसमें कोई जान नहीं थी, तो उसे अमरीकी अवाम मेरे ख्याल में और खिलाफ होंगे जंग के, और वो समझेंगे कि हमारे लीडरशिप में वो क्लैरिटी नहीं है कि जंग किस रुख इख्तियार कर रही है, कैसे खात्मा हो, क्योंकि जंग तो जारी है और ईरान का कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर कायम है। मुशाहिद साहब, जिस तरह ये तकरीर की जरूरत नहीं थी, वैसे तो इस जंग की भी अब समझ नहीं आ रही कि जरूरत क्या थी, क्योंकि इजराइल तो खामोश ही हो गया है ऑलमोस्ट, मतलब ज्यादा बोलना और स्टेटमेंट देना तो बिल्कुल बेबुनियाद है ना जी, इट्स टोटली अनवारंटेड और वैसे भी इलीगल है। लेकिन लगता है कि ट्रंप इज स्टिल हॉस्टेज टू द इजरायली लॉबी एंड नेतन्याहू। दैट्स राइट। अच्छा मुशाहिद साहब, ये भी बताइएगा, ये कहते हैं कि जी 2-3 हफ्ते में, कभी कहते हैं कि 2-3 हफ्ते में खत्म भी हो जाएगी जंग, फिर कहते हैं 2-3 हफ्ते बड़े इंटेंस रहेंगे, व्हाटएवर। चले सोचे ये निकल गए 2-3 हफ्तों में, इनका जो भी टारगेट थे वो हो गए, क्या होगा? फिर ये खलीजी ममालिक के साथ क्या होगा? ऑब्जेक्टिव कि रजीम चेंज हमारा मकसद ही नहीं था, और रजीम चेंज फिर कहा हो भी चुकी है। तो पहले शुरू में कहा था 2 हफ्ते चलेंगे, अब 4 हफ्ते 5 हफ्ते के बाद कह रहे हैं 2-3 हफ्ते और जंग चलेगी, इट विल एंड वेरी सून। तो वो कोई क्लैरिटी नहीं, ही इज कॉट इन अ क्वैगमायर, फंस गए हैं दलदल में और राह फरार अख्तियार करना चाहते हैं, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा हूं। अच्छा, अब इनकी अब ऑब्वियसली अब जियोपॉलिटिकल प्रॉक्सिमिटी भी देखें तो बड़ी दूर है, अमेरिका ईरान कहाँ है, ये निकल गए, आई मीन आई एम गिविंग यू अ सिनेरियो, ये निकल गए, इन्होंने कहा जी हमने तो अचीव कर लिया सब कुछ। व्हाट अबाउट ऑल द गल्फ स्टेट्स जो कि सही पाउंड हुई हैं इस पूरी जंग में, वो क्या अपना अपना खुद संभालें ईरान के साथ अपने ताल्लुकात, या आर दे गोइंग टू लीव देम इन अ लर्च? और इजराइल तो यहीं बैठा है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने यही कहा ना कि आपका बस पुरसाने हाल कोई नहीं, आप जाने तो अपना काम जामे, आप खुद जाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये डरपोक लोग हैं, डिलेड कावर्ड्स हैं, कि ये आपने खौफजदा हो गए, इलाके के लोगों को कह रहे हैं वो गल्फ ममालिक को, और खुद गो एंड टेक ओवर द स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और खुद चलाएं। लेकिन तो साथ ही मुशाहिद साहब वो इन ममालिक का नाम लेते हैं और इन्हें अगले जुमले में ये भी कह देते हैं कि बड़े अजीम लोग हैं, अजीम लोग हैं, और इनको हम आंच नहीं आने देंगे। क्योंकि अमेरिका में ना जंग लड़ने की सलाहियत है, ना अमन कायम करने की सलाहियत है। तो अब इलाकाई ममालिक जो है मुस्लिम क्वाड प्लस चाइना टेक ओवर करें, इनिशिएटिव लें, जंग को खात्मे की तरफ लेके जाएं। अच्छा, मुमकिना आउटकम क्या आपको नजर आ रहा है? 2 से 3 हफ्ते गुजरने के बाद क्या सूरत हाल बनेगी? अगर उनके आदाफ हैं जो वो कहते हैं हमने ऑलमोस्ट हासिल कर लिए हैं, चलिए उन्होंने एक दफ़ा कह दिया कि रिजीम चेंज भी अपने तय उनके जहन में हो गई है, फिर इस हाथ में ये भी कह दिया कि रिजीम चेंज तो हमारा मकसद नहीं था। What is America, looking forward to achieve in next 2-3 weeks? मैं समझता हूं कि अमेरिका में you should expect a major U-turn from Trump one fine morning. वो क्या कहा जी, हम जंग जीत गए हैं, हमारे हदाफ पूरे हो गए हैं, और मैं सीज फायर का ऐलान करता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि ये हार वैसे तो नहीं मानी उसने ऑफिशियली, लेकिन हार मान चुका है ज़हन में, और उसने सरेंडर कर दिया ईरान के सामने स्टेट ऑफ हॉर्मस पर भी, कि ईरान ने जो कंट्रोल किया ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में आप एक्सपेक्ट करें नेक्स्ट 1 or 2 वीक्स में अ मेजर यू टर्न फ्रॉम ट्रंप, और वो ऐलान करेगा जी हमारे हदाफ पूरे हो गए हैं, हम जंग जीत गए हैं, ईरान को दबा कर दिया है, and we will announce unilateral ceasefire. अच्छा मुशाहिद साहब, अब जी योर थॉट्स ऑन, अभी नायब प्राइम मिनिस्टर जो हैं इसहाक डार, वो चाइना भी गए हैं, वहाँ 5 पॉइंट प्लान भी एक इंडोर्स हुआ है। हमारा क्या रोल है, हम क्या कर रहे हैं? Strait of Hormuz is not the cause of the war, it is the consequence of the war. Absolutely. उसके नतीजे में बंद हुआ है। जो असल जड़ है, असल फतूर है, असल जो फितना है, वो तो जारियत है इजराइल और अमेरिका की। जब तक उसका खात्मा नहीं होगा, बाकी मसाइल हल नहीं होंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अलहदा देखना, कि जो जंग जिसने शुरू की थी वो जंग बंद करें, फिर ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का खुला होगा। वैसे तो ईरानियों ने खोल दिया है, उन्होंने टोल प्लाजा लगा दिया है, और पेट्रो डॉलर से पेट्रो युआन की तरफ उन्होंने धकेल दिया है मुल्कों को। तो ये बहुत बड़ी फतह है ईरान की भी और चाइना की भी, कि नाउ इट इज पेट्रो युआन व्हिच इज डिसाइडिंग। आप पैसे दें युआन में और आराम से निकल जाएं वहां से पाकिस्तानी झंडे लेके, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। इसी पे बात करते हैं मजीद। जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सफीर हैं। बहुत शुक्रिया जमील साहब, हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में। अच्छा, सबसे पहले तो वैसे जमील साहब आएंगे तो हम बात करेंगे। देखिए ट्रंप वहाँ कह रहे हैं, जो उन्होंने कहना है कि रिजीम चेंज भी होगी, हालांकि इसके लिए तो हम निकले ही नहीं थे, फैसला कर लें पहले आप निकले क्यों थे।
पाकिस्तान का जो बीच में रोल है, मतलब इतनी फॉरेन कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स का पाकिस्तान आना, फिर इसहाक डार साहब का चाइना जाना, वहाँ एक 5 पॉइंट प्लान होना, एक डिप्लोमेटिक एक अफरा तफरी जिसको आप कह सकते हैं, वो यहाँ है। जब इतनी तेजी से चल रही हो तो साथ में ये भी बयानात आना कि हम पत्थर के जमाने में पहुंचा देंगे। नहीं तो हमारा क्या रोल है, हम क्या कर रहे हैं? अगर वहां से ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हम लगे रहेंगे, तो ये तो हम, अगर ये बयानात भी महदूद नहीं हो सकते तो फिर आगे क्या होगा? हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जमील अहमद खान साहब। जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जमील साहब, हम सर्टनली वी आर ऑल ट्राइंग टू मेक सेंस। ज़ाहिर है 19 मिनट लंबी वो तकरीर थी, सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे हुई। बताइएगा क्या मकसद आपको नजर आया, या क्या अखज़ करना चाहिए हमें इनकी तकरीर से? क्या असर पड़ सकता है उससे? जी, मदु करने पर मशकूर और सुबह बखैर। जी, इनकी तकरीर से क्या खस करना चाहिए? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब की, उनके अपने मुल्क के अफराद कहते हैं और उनके अपने मुल्क के कांग्रेस पर्सन्स कहते हैं कि जब वो गुफ्तगू करते हैं तो दोनों साइड को कवर करते हैं या कंफ्यूज करते हैं। लेकिन बहरहाल इसमें काफी हद तक क्लैरिटी आ गई, और वो क्या है मैं बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जंग का एक प्रेशर होता है, जो कैलकुलेशन से आउट हो जाए बात। मिसाल के तौर पर सीधा बात 3-3 सेकंड में कि जब जंग शुरू की गई तो उनको ये कन्विंस किया गया, खासतौर पर नेतन्याहू के 7 चक्कर जो लगे अमेरिका के 11 महीनों में के, और आखिरी चक्कर 11 फरवरी को जब लगा तो ये कन्विंस कर लिया गया उनकी, डोनाल्ड ट्रंप की अपनी टीम, और उन्होंने मिल के कि ये कोई 3-4 दिन की बात है। उनके रहनुमा खमनाई साहब को जो है वो जाँ बाग कर दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा। उसके बाद और उसके साथ साथ पहली तह, दूसरी तह, तीसरी तह के लीडरान भी फनाह हो जाएंगे, और फिर जो वो लोग दिसंबर और जनवरी में निकले थे दोबारा बाहर निकल आएंगे और वो इंस्टीट्यूशन संभाल लेंगे, रिजीम। ऐसा नहीं हुआ, और जब ऐसा नहीं होता है तो उसके मजमरात पड़ते हैं। अब अमेरिकन सोसाइटी पे उसके क्या मजमरात पड़े हैं वो ज्यादा अहम है, वैसे तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ा है। और वो हम सब जानते हैं कि ऑयल की क्या कीमत हो गई है, फर्टिलाइजर की क्या कमी हो गई है, क्या अफरा तफरी फैल गई है गल्फ में, क्या हो रहा है इजराइल में, ये सारों को इल्म है। थोड़ा बाद में इस पे भी थोड़ी बात कर लेंगे। लेकिन अमेरिकन सोसाइटी पर इतना बड़ा प्रेशर पड़ा है कि कोई तकरीबन 90 लाख अफराद 3300 मुख्तलिफ इवेंट्स में और मकामात पर बाहर निकल आए। ये 3 दिन पहले की बात है। तो फिर उसके बाद एक और चीज जो आप मॉनिटर करेंगे, और मैंने मॉनिटर किया है, वो ये है कि कोई 36 के करीब जो कांग्रेस मैन एंड वुमेन है, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो अगली मिड टर्म इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। उसके और भी वजूहात हो सकते हैं। सबसे बड़ी वजह ये है कि वो देख रहे हैं कि जिस तनज़्ज़ुली के साथ उनका ग्राफ गिर रहा है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी का, तो इस वक्त मिड टर्म जीतना कहीं मुश्किल ना हो जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप की क्या कोशिश है इस तकरीर में कि उन्होंने अपनी कौम को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की है कि वो ईरान जो हमारे खिलाफ था, वो ईरान जो हमेशा मुर्दाबाद कहता था अमेरिका को अपनी तकरीर में जो उन्होंने जिक्र किया, और इजराइल को, उस ईरान को हमने तमाम स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करनी है। बाकी जो थोड़े रह गए हैं 2 से 3 हफ्ते में। अब 2 से 3 हफ्ते का ये फलसफा क्या है? वो चाहते तो अभी वॉकआउट कर सकते थे ना। उन्होंने बता दिया कि हमने रिजीम चेंज कर दिया है, नई क़यादत जो है वो, इसका मतलब रिजीम चेंज है। हमने उनकी सारी फौज को तकरीबन 25% उनकी सलाहियत को खत्म कर दिया है, न्यूक्लियर को खत्म कर दिया है। इस तकरीर में भी उन्होंने कहा कि हमने जो मिडनाइट हैमर था उसमें हमने न्यूक्लियर को खत्म कर दिया, और जो बाकी कैपेबिलिटीज रह गई उनको हमने अभी खत्म कर दिया। तो अहदाफ तो उन्होंने गिनवा दिए अपनी कौम को और दुनिया को कि ये हासिल किए हैं। अब ये 2 हफ्ते किस चीज के? वो 2 हफ्ते इसलिए कि आप दूसरी तरफ रुख देखें कि लबनान में क्या हो रहा है। हिजबुल्लाह के लिए कोई 20% लबनान की जमीन हड़प हो चुकी है अभी तक। इजराइल की फौजें जा चुकी हैं। इजराइल का अपना तखमीना है कि 2 से 3 हफ्ते उनको चाहिए अपनी फिनिशिंग वर्क में लेबनान में। लेकिन साथ में इजराइल की जो दरीना ख्वाहिश थी ईरान को न्यूट्रलाइज करने की, वो भी काफी हद तक उनके मुताबिक पूरी हो गई है। हालांकि ईरान तो बड़ी रिजिलियंट कौम है,
जिस तरह के वो अपने पैरों पर खड़ी है, नुकसान बहुत करवा रही है। तकरीबन 95,000 के करीब इमारात उनके मस्मार हो गए हैं और वो डैमेज हो गए हैं और 2-2 हजार पाउंड के बम गिर रहे हैं। कोई मजाक बात नहीं है, लेकिन वो कौम अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, पुरानी तहजीब है, वो बर्दाश्त कर रही है। उनको पता है कि वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्या अमेरिका एब्जॉर्ब कर सकता है? क्या इजराइल एब्जॉर्ब कर सकता है इन शॉक्स को? आज ही जो मिसाइल दागे गए हैं, मल्टी जो उसमें एम्युनिशन है 800 के करीब जब निकलता है उसमें से एम्युनिशन, तो आज भी उसने तबाही मचाई है तल अवीव में। एक तरफ से लबनान से हिजबुल्ला वो रॉकेट्स और मिसाइल बरसा रहा है, हैफा पे देखें परसों क्या हुआ, और इसी तरीके से दूसरी तरफ से ईरान के मिसाइल चीरते हुए डिफेंस सिस्टम को पहुंच रहे हैं। आगे मंजरनामा क्या होने वाला है, मेरा ख्याल है ये इंटरेस्टिंग बात हो सकती है जो ज्यादातर गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बन रही है मुख्तलिफ बहसों में। आगे मंजरनामा उसका इंदिया दे भी दिया है, इराक़ी साहब ने आज ही दे दिया है। जब इस तकरीर के बाद जो बयान उनका आया है, उन्होंने कहा है कि ये मैं अमेरिकन लोगों के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। हम ईरानी लोग कोई हॉस्टिलिटी नहीं रखते हैं आम आवाम के खिलाफ, वो उनके इस रवैये के खिलाफ रखते हैं और इजराइल के खिलाफ रखते हैं। और फिर उसके साथ उन्होंने कहा है कि फ्यूचर में इस पूरे इलाके में जो सिक्योरिटी और जिन्होंने आपको गारंटी दी थी उन बेसिस की वजह से तो ये गल्फ कंट्री में प्रॉब्लम हो रहे हैं, और फ्यूचर में बेसिस जो है अगर नहीं होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसका दूसरा रुख देख लें, पाकिस्तान और चाइना ने जो 5 पॉइंट का अपना पेश किया है नुक्ता, और वो ये जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है, और ये हम सारों को पता है कि पाकिस्तान ने तमाम ममालिक के साथ अपनी कम्युनिकेशन बरकरार रखी है, इसीलिए वो एक्सेप्टेबल है, इसीलिए जेडी वेंस ने भी बात की है। और वो तसलसल दोबारा पाकिस्तान के साथ न सिर्फ दोबारा बल्कि मुसलसल कायम है अमेरिका का। अगले जो फ्यूचर, हम सारों को इस चीज का इल्म है कि ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ दुनिया मूव हो रही है। वो सफर जो अगले 10 से 15 साल में होना था, इस जंग ने बहुत सारी चीजों को रीशेप कर देना है इस पूरे। अच्छा, खलीजी ममालिक का मैं ये बताइएगा, जमील साहब ये बताइएगा, ट्रंप जब कहते हैं कि हमें तेल की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रंप ने अमेरिका को साथ ही ये भी बता दिया कि हमारा तो इस वक्त हम तो नंबर 1 ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री बन चुके हैं, लेकिन चाहे हम कतर की बात कर लें, चाहे हम सऊदी अरेबिया की बात कर लें, या दुबई यूएई की बात कर लें, यूएई टूरिज्म भी, लेकिन बाकी तमाम ममालिक का इन्हिसार इनका तेल और गैस बेचने पर ही है। ये इनकी लाइफलाइन है। अगर ये लाइफलाइन इनकी बंद हो चुकी है अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, तो क्या आपको मुस्तकबिल नजर आ रहा है इन ममालिक का और अमेरिका का रिलेशनशिप? जमील साहब, इतना इन्होंने सफर किया है इस जंग में, और फिर अमेरिका का आके कहना कि तेल तो हमसे ले लो, तो इनको क्या मिला फिर? तो फिर ये क्यों मुफ्त में मारे गए? If Qatar is not producing LNG और if Saudi Arabia is not able to export as it used to, तो फिर इनका तो सब कुछ एट स्टेक है इन मुल्कों का। देखिए, कतर का सबसे बड़ा दुनिया का प्लांट था जो डैमेज हुआ है। मोजम्बिक में आज से चंद बरस पहले इसी तरह डैमेज हुआ था, उसको 5 साल लगे थे। कतर को इतने बड़े प्लांट को बनाने में, ठीक है, उनके पास पैसे हैं, ज्यादा पैसे लगाएंगे, ज्यादा उजलत में करेंगे, उनको 4-5 साल से कम नहीं लगेंगे। तो आप अंदाजा करें कि उस गैस की कमी की वजह से दुनिया में अब आ जाते हैं गल्फ कंट्री को क्या फायदा हुआ। गल्फ कंट्री को पहली दफा रियलाइजेशन हो रही है, और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ सफर था, जो तखमीना लगाया जाता था कि इसको 15 साल लगेंगे, अब वो बहुत सुकड़ के कम हो जाएगा टाइम, क्योंकि चाइना दुनिया की 2030 में सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। रशिया और चाइना मिलके अस्करी लिहाज से बराबर आ जाएंगे, और अब भी अस्करी लिहाज से जो स्पेस वेपनाइजेशन है उसमें चाइना और रशिया मिलके अमेरिका के सबकत में आ गए हैं। चंद सेकंड में एक चीज बता दूं कि जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई तो उस वक्त बरतानिया के हाथ से ताकत निकलती जब नजर आई तो उन्होंने जर्मन के खिलाफ कर दिया। इसी तरह जब अमेरिका को ताकत निकलती आई तो वर्ल्ड वॉर 2 जापान के खिलाफ शुरू कर दिया। इसी तरीके से सोवियत यूनियन जब उभरना शुरू हुआ तो कोल्ड वॉर शुरू हो गई। तो जब जो भी बड़ी ताकतें हैं, दुनिया की तारीख मैंने इसलिए आपको बताई कि जो भी बड़ी ताकतें हैं, जब उनके मुट्ठी से उनकी ताकत खिसकना शुरू हो जाए
तो वो मुख्तलिफ हीले बहाने से उसको कोशिश करते हैं बरकरार रखें। तो ये झटके दुनिया देखती रहेगी। आ जाते हैं वापस ईरान और ये 2 हफ्तों की बात। 2 हफ्तों से ज्यादा अमेरिका इसका मुतहम्मल हो ही नहीं सकता। जितने उनके अखराजात हो रहे हैं वहां कहत पड़ जाएगा दुनिया में। फर्टिलाइजर बंद हो गया है अमेरिका का 40% फर्टिलाइजर भी। आप तेल तो चले वो अपना कर लेंगे बंदोबस्त, फर्टिलाइजर इतनी जल्दी कहां से बंदोबस्त करेंगे? जो उनकी बुआई का टाइम है इस वक्त अप्रैल में, उनके फार्मर चीख रहे हैं। इसी तरह और बहुत सारी इसकी मजमूरात हैं, इसके बहुत ज्यादा मुजमरात हैं। मतलब एक तेल और गैस नहीं है, यूरिया है, फर्टिलाइजर्स हैं, अदर देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, बाय प्रोडक्ट इतनी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, बट देयर इज सो मेनी लिमिट्स टू इट। वंस अगेन, क्या हालचाल? सदर ट्रंप की कौम से तकरीर या कौम से खिताब का हम तज्जिया एनालिसिस कर रहे हैं और मुख्तलिफ लोग हमें ज्वाइन करते चले जा रहे हैं। लेकिन बात यह है, ये जो इससे पहले बात हुई है ना, बड़ी अहम है कि मजीद 2 से 3 हफ्ते में क्या अहदाफ हैं जो हासिल किए जा सकते हैं या किए जाने हैं। और दूसरा ये जो कौम से खिताब था, मतलब कौम पे क्या असर पड़ा होगा इसका और उनकी पॉपुलैरिटी का क्या हाल था? अभी तो जो हम तज्जिया ले रहे थे, ऑफ कोर्स वी हैड आवर एनालिस्ट हियर इन पाकिस्तान, बट लेट्स टेक यू टू द यूएस। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली से प्रोफेसर नईम जफर ने हमें ज्वाइन किया। प्रोफेसर, सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि क्या जंग के शुरू होने से अब तक ट्रंप की पॉपुलैरिटी को क्या डेंट लगा है, बहुत ज्यादा डेंट लगा है? वहां क्या सिनेरियो बना हुआ है? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? उसकी पॉपुलैरिटी लेटेस्ट पोल में 33% तक आ चुकी है, जो कि बहुत कम है। और चूंकि लोगों को जो पहले बताया था कि हम अमेरिका फर्स्ट होंगे और सारे मागा उसकी बेस इस पे उसको अलर्ट किया था, और चीज़ों की पैसे कम हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी। ये जंग की वजह से उसका ख्याल था कि वेनेजुएला की तरह ये जल्दी से 1, 2, 3 में काम हो जाएगा, हमारे बम मारेंगे तो सारे कैपिचुलेट कर देंगे। ईरान डिड नॉट कैपिचुलेट, ईरान ने उसको कोई मानी नहीं, बल्कि दे लॉन्ग वॉर इज गुड फॉर ईरान। तो अब समझ नहीं आ रही थी उनको यहाँ ऑफ रैम क्या करें, तो जल्दी से काम होना था, हुआ नहीं, अब क्या करूँ मैं? तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि धमकी भी दी हैं, कुछ ये भी है कि हमारी बड़ी अच्छी नई रजीम से बात भी हो रही है, कुछ नहीं बना। तो उसने यही सोचा कि सबसे शराफत की बात है कि मुंह उठा के मैं वापस चले जाता हूँ, हमें ऑयल की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि हमें ऑयल हम फ्रैकिंग की वजह से काफ़ी इंडिपेंडेंट है। जो कमी बेची थी वो वेनेजुएला से अब आ रहा है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने की, तो हम वापस चलते हैं, हमारा काम हो गया है। अगले 2-3 हफ्ते जो करेंगे ये बॉम्बिंग, वो सिर्फ इस वजह से करेंगे क्योंकि इजराइल की मदद कर रहे हैं। इजराइल हालांकि जो जीता इसमें इजराइल का फायदा हो गया ना, कि जो उसने चाहता था कि उसकी सब मिसाइल और ड्रोन बेसिस तबाह हो जाएं। अच्छा, ईरान ने ये किया था कि उनके 31 सूबे हैं, उन्होंने उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया था। उन्होंने कहा था किसी वजह से अमेरिका को बदमाशी करेगा, हमारी अगर टॉप ब्रास को उन्होंने काट दिया, हर सूबे को इंडिपेंडेंटली आप जंग जारी कर सकते हैं। सो मिसाइल वगैरह सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे 31 सूबों को। तो अगले 2-3 हफ्ते में इनका यही कोशिश होगी कि हम कुछ सूबों में जहाँ स्टॉक पाइल्स हैं उनको बर्बाद कर दें, लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की। अगर साउथ कोरियन को, चाइनीज़ को चाहिए तो खुद ही आगे खुल दे। अब ये है कि पाकिस्तान के लिए इसका फ़ायदामंदी है, क्योंकि पाकिस्तान चीन और तुर्की और इजिप्ट के साथ मिलके एक प्रपोजल उसने बनाई है, लिखी है, इस्लामाबाद में बातें भी हुई हैं। तो पाकिस्तान विल लुक गुड बिकॉज पाकिस्तान कैन कम इन विद द हेल्प ऑफ चाइना, ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, स्ट्रीमलाइन द ऑपरेशन। अमेरिका घर चला गया है, तो अगले 2-3 हफ्ते में आपको नॉर्मलाइजेशन शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान विल प्ले सेंट्रल रोल इन दिस प्रोसेस। दिस इज गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, इट्स गुड न्यूज़ फॉर ईरान। Iran just wanted to stay alive and not give in. They succeeded. Israel succeeded. They want to कह रहे थे कि उनकी जो मिसाइल और ड्रोन को कम कर दें इनकी कैपेबिलिटी को, वो भी हो गया। So if we count at the successes, good for Pakistan. Invariably, obviously, पाकिस्तान तो coincidentally बीच में डिप्लोमेसी में आया। Good for Israel. They got what they wanted. Let's come back to Trump and the US. उनकी जो वोट बेस है ट्रंप का, फैन बेस का है, वोट बेस का है, whatever, वो इतने गलेबल हैं कि दे कैन स्वॉलो दिस पिल कि जी हम जिस काम के लिए गए थे ईरान में हम बड़े सक्सेसफुल हुए हैं। यू थिंक दिस विल टर्न आउट गुड फॉर ट्रंप इन मिड टर्म इलेक्शन स्पेशली? वेल, सो शॉर्ट आंसर इज मे बी नॉट, लेकिन वो ट्रैप हो गया था।
वो गया था, उसको खतरा था, उसको सुनाई गई थी उसके एडवाइजर ने कि वेनेजुएला की तरह हम 2-3 बम करेंगे, सब लोग मर जाएंगे, वो ईरानी सब कौम जोश में आके कर देगी। वो नहीं हुआ, उसको बैड एडवाइस दी गई थी। अच्छा, अब ये है अपने आप को बचाने के लिए वो कह रहा है मैं कैसे बचाऊं अपने आप को। उसकी जो बेस है, जो 20% लोग जिसके मांगे हैं, वो तो जो भी कहेगा उसको मान लेंगे, क्योंकि वो और किसी की बात नहीं सुनते। बल्कि आज मैंने सुना है वो कह रहे थे कि ट्रम्प डिड नॉट स्टार्ट ए न्यू वॉर, ये 1979 में जब वॉर शुरू हुई थी उसको खत्म कर रहा है। यानी कि दिस इज प्रीटी स्टूपिड, लेकिन ऐसी बातें बता रहे हैं, वो मांगा बेस कर रही है। लेकिन जो ब्रॉड पब्लिक है वो बहुत तंग आ चुकी है, महंगाई भी ज्यादा हो गई है और हर जगह उसको इफेक्ट हो रहा है, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा री इलेक्शन के टाइम में डेफिनेटली। अच्छा, ये भी आपसे जानना चाहते हैं प्रोफेसर साहब, इजराइल को 2-3 हफ्ते शायद मजीद चाहिए होंगे लबनान में अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ करने के लिए। आपने जैसा कहा कि 2-3 हफ्ते में इसलिए कार्रवाइयाँ आगे बढ़ रही हैं क्योंकि ट्रंप इजराइल की मदद करना चाहते हैं। एट द एंड ऑफ इट क्या आपको नज़र आ रहा है जब वो ये कहते हैं कि मुझे तो मिडल ईस्ट के किसी तेल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये बड़ी अजीम कौमें हैं, ये अजीम कौमें अब इसके बाद क्या रिएक्शन या क्या स्ट्रैटेजी अपनाती हुई आपको नजर आ रही हैं? क्योंकि उनका तो स्टैंड स्टिल पे है सारा ऑपरेशन, और ये जो स्टैंड स्टिल पे ऑपरेशन है उनका एनर्जी, ये उनकी लाइफलाइन है, ये इन कंट्रीज के मतलब वजूद की जामिन है एनर्जी एक्सपोर्ट्स। इनफैक्ट प्रोफेसर साहब ये भी बता दें कि इन गल्फ स्टेट्स का अमेरिका के साथ खड़े होने में क्या फायदा हुआ? इनका तो लॉस ही हुआ। एंड आगे ये रिलेशनशिप आपको इसी तरह चलता नजर आ रहा है जब जैसा कि 70 से चल रहा है? नहीं, ये जो गल्फ स्टेट का रिलेशन जो ट्रंप की वजह से अमेरिका के साथ फंडामेंटली ऑल्टर हो जाएगा। इनको जैसे यूरोप को अभी एहसास हुआ है कि हम अमेरिका पे रिलाई नहीं कर सकते, हमने आपको खुद से रिलाई करना है, जो भी जंग करनी है यूक्रेन रशिया के साथ। अब अरब स्टेट भी ऐसा देखेंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे, रीबैलेंस हो जाएगा। सो रीजनल रीबैलेंसिंग होगी, अमेरिका पे जो डिपेंडेंस कम हो जाएगी। ये चाइना का फायदा होगा, इसमें तुर्की का फायदा होगा, अगर पाकिस्तान थोड़ा घुस जाए उसको भी थोड़ा फायदा हो सकता है। तो ये है कि रीजनल रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। इसमें अमेरिका का नुकसान है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म अपने आप को ट्रंप अपने आप को पैट ऑन द बैक दे रहा है। लॉन्ग टर्म अमेरिका का जो था ना बेसिक पावर थी सॉफ्ट पावर आफ्टर वर्ल्ड वॉर II they were considered the good guy, not always doing the good thing but trying to do the good thing. ये ट्रंप ने उसका बस सारा तबाह कर दिया है वो इमेज को। सो दिल बी रीजनल लोकल पावर्स एंड अमेरिका कहेंगे तुम की जरूरत नहीं है, आप घर ही जाएं, हम वहीं जाके बैठें। अच्छा, अब प्रोफेसर साहब हम सिर्फ एक सिनारियो इमेजिन करना चाह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते का जो जिक्र किया है ट्रंप ने, और फिर कहते हैं इंटेंस हो जाएगी अटैक्स एंड बॉम्बिंग्स इन ईरान, और उसके बाद फिर हम शायद निकल भी जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 10 घंटे पहले ये भी कहा था कि 2-3 हफ्ते की बात है, उसके बाद ये जंग खत्म हो जाएगी। We are trying to imagine a scenario almost akin to what happened in Afghanistan, जिस तरह वो they packed up their bags, they got up and left a mess behind. अब जो leaving a mess behind वाली बात है, उसमें are the Gulf states going to, वो जो रीबैलेंसिंग की आप बात कर रहे हैं, वो किस तरह ईरान के साथ दोबारा से शुरू होंगे, अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम, ये गैस तेल वगैरह, how are they going to instill that confidence again in the region? I think this is going to be tricky but possible. देखिए ना, their interdependence है, because Gulf state जैसे हैं उस सबको they need passage through Strait of Hormuz अपने बेचने के लिए, तो they also need to make sure कि उनका desalination plant are protected, that people are not running away, so that they need each other. अब देखें एक ज़माने में आप चौधरी साहब आते थे, आप कहते चौधरी साहब से हमारी दोस्ती है बस सब ठीक काम हो जाएगा। अब चौधरी साहब भाग गए हैं गांव से, तो आपको अपने एक दूसरे से हमसायों के साथ अपना दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा अपना सिलसिला। तो ये आप देखेंगे ये शुरू हो जाएगा गल्फ स्टेट में। ईरान भी ज़रा सॉफ्टवेयर स्टैंड लेगा और ये इसके नेबर भी सॉफ्टवेयर स्टैंड लेंगे। चाइना, साउथ कोरिया और जापान विल प्ले की रोल बिकॉज दे डिपेंड ऑन दैट ऑयल। सो यू विल सी अ रीजनल रीऑर्गेनाइजेशन. It will be good for the region long term. It may take 3, 4, 5 years to settle everything, but it's good for Iran, it's good for the neighbors. But do we also, are we in a position to trust Trump's words? अब क्योंकि जब ये जंग शुरू हुई थी तो 2-3 हफ्ते की टाइमलाइन थी, फिर 1 महीने बाद कहा जा रहा था कि 10-15 दिन, फिर अब दोबारा 3 हफ्ते की बात हो रही है। हम 3 हफ्ते बाद दोबारा कोई खिताब और 3 हफ्ते की मजीद डेडलाइन सुन रहे होंगे, या फिर आपको लगता है वाकईतन क्योंकि ये अभी भी एक्सपेक्टेशन से लंबी चल गई है जंग, ये निपट जाएगा मामला इन 3 weeks टाइम? सो शॉर्ट आंसर इज, देखिए जो भी ट्रंप कहता है आप उसको यकीन नहीं मान सकते, उसको रोज अपनी बात चेंज कर देता है। लेकिन व्हाट डज ट्रंप लिसन टू? 3 थिंग्स.
पॉपुलैरिटी रेट इन अमेरिका फॉर इलेक्शन के लिए, स्टॉक मार्केट एंड हिज बेसिक बेस, all three were very unhappy with the action he took. So he's trying to वो बैक ट्रैक कर रहा है ताकि मैं आपको स्टेबलाइज कर दे इलेक्शन से पहले। दूसरी बात फायदा ये भी हुआ है कि सारा फोकस चेंज हो गया है, कोई एफसीन की बात नहीं कर रहा, तो वो भी दबा दिया इसने। इसका ख्याल था कि एक हफ्ते के अंदर जीत जाऊंगा फिर सब लोग मेरे से बड़े खुश हो जाएंगे, वो नहीं हुआ। तो ही इज ट्राइंग टू रिकवर, इज नॉट इन अ गुड प्लेस बट ही विल रिकवर समहाउ। कोई बदमाशी करके, इसके 2-3 ट्रिक्स हैं इसके पास नेशनलाइज इलेक्शन करने के, इलेक्शन को डिस्टॉर्ट करने के। तो उसका यही है कि इलेक्शन जीतने की बात है, वरना उसमें ब्रेकें लग जाएंगी वरना अगर कांग्रेस चेंज हो गई तो। अच्छा प्रोफेसर, फाइनली हम पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कोशिशों पे बात कर लेते हैं, जो कि यू कैन टेल अस हाउ इट विल वर्क, बिकॉज अगर तो ट्रंप कहते हैं जी हम तो 2-3 हफ्ते में उसके बाद निकल जाएंगे, पाकिस्तान का रोल ज्यादा इफेक्टिव पोस्ट वॉर लगता है कि होगा टू गेट ऑल दीज नेशंस टू कोएग्जिस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली रीजन में तो हम ही बैठे हैं और ये सारे अमेरिका तो बहुत दूर है, अगर आप प्रॉक्सिमिटी भी देख लें। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान का एक्चुअली सही जो इंपॉर्टेंट रोल है, पाकिस्तान की रीजन में इंपॉर्टेंस जो है वो उभर के, अभी भी बातचीत चल रही है, लेकिन दैट इज द टाइम दैट वी शुड बी लुकिंग एट। पाकिस्तान को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे पिछले 20-20 साल से वो आफ्टर टाइम, लेकिन हमारे फील्ड मार्शल ने बड़ा डिप्लोमेटिकली इंपॉर्टेंट बात किया है। उसकी ट्रंप से अच्छी रिलेशनशिप है, वो जा चुके हैं व्हाइट हाउस में 1-2 दफ़ा। उनकी पाकिस्तान की तुर्की से भी बनती है, चीन से भी बनती है और इजिप्ट से भी बनती है। सो पाकिस्तान हैज़ ए यूनिक अपॉर्चुनिटी कि अमेरिका में भी उसके पसंद उसको एडमिट करते हैं कम से कम फील्ड मार्शल को, और अपने प्राइम मिनिस्टर को भी। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें तारीफ की थी ट्रंप की, इवन ट्रंप कुड नॉट बिलीव कि मैं क्या कह सकता हूँ उसको। तो पाकिस्तान हैज़ ए यूनिक अपॉर्चुनिटी, एक विंडो है हमारे पास कि हम वी हैव द राइट रिलेशनशिप, हम इसको डिप्लोमेटिकली शेप कर सकते हैं, जैसे कतर ने किया था अपने 5 साल में। कतर हालांकि कोई इंपॉर्टेंट जगह नहीं थी, लेकिन डिप्लोमेटिकली बड़े इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है, अगर वो हम खराब ना करें तो हम काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब किसकी जलेगी, किसकी? इंडिया की। दैट गोज विदाउट सेइंग। ऑलरेडी फोन जी वो तो ऑलरेडी ऑफेंडेड है काफी। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ थैंक यू प्रोफेसर जफर, हमें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से ज्वाइन कर रहे थे। मौसम की बात के साथ साथ हम आपको अपडेट दे दें कि एज वी स्पीक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश हो रही है, कहीं सिर्फ ठंडी हवाएं चल रही हैं और लोग पकौड़े खा रहे हैं बेसिक और पराठे खा रहे हैं। उठो फिर, है ना? मतलब मूड तो यही बन रहा है हमारा। मतलब इस बारिश में सिर्फ जो नमकीन पराठा और चाय का कॉम्बिनेशन है ना, इट्स सुपीरियर टू एनीथिंग एल्स। I cannot speak. अच्छा मैं बताता हूँ फिर आपको। PSL 11 में मुल्तान सुल्तान ने हैदराबाद किंग्समैन को 6 विकेटों से हरा दिया है। मुल्तान सुल्तान के साहबजादा फरहान 57 गेंदों पर 106 रन बनाकर नॉट आउट रहे हैं। हैदराबाद किंग्समैन ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 255 रन बनाए थे। मां सदाकत और शर्जील खान ने निस सेंचुरियां स्कोर की थी। मुल्तान सुल्तान ने हदफ 8 गेंदों कबल ही हासिल कर लिया। सो यस, सनसनीखेज मुकाबला था। आज बता दें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा और दूसरे मैच में रावलपिंडीज की टीम जो है वो कराची किंग्स का सामना करेगी। और ये मैचेस आपने कहाँ देखने हैं? यस ऑफ कोर्स आपने जियो सुपर पे देखने हैं और डिजिटल ऐप माइको पे भी आप देख सकते हैं। सो डोंट मिस देम। अच्छा जी, साथ ही बता दें आपको कि दुनिया भर में हर साल 2 अप्रैल जो होता है ना, जो कि आज है, उसको ऑटिज्म की आगाही का दिन मनाया जाता है। और इस साल ऑटिज्म डे का जो टाइटल है वो है ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू। ऑटिज्म क्या है? ज़हनी नशोनुमा से ताल्लुक़ रखने वाली एक पैदाइशी कैफियत है। हम इसे बीमारी भी नहीं कहेंगे क्योंकि लोग ज़रा ज़ाहिर है परेशान हो जाते हैं जब उनके बच्चों को या किसी को फैमिली में ऑटिज्म डायग्नोज होता है। एक पैदाइशी कैफियत है, ज़हनी कैफियत है ये, जो इंसान की सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स पर असरअंदाज होती है। और ऑटिज्म में मुब्तला बच्चे अमूमन एक अलग थलग ज़रा खामोश रहने वाले होते हैं, बाज में डिलेड स्पीच भी होती है। ये बच्चे बड़े ज़हीन होते हैं, बहुत ज़हीन होते हैं और गैर मामूली सलाहियतें जो होती हैं ना उसके हामिल भी हो सकते हैं। लिहाजा ऑटिज्म को एक बीमारी समझने के बजाय अगर इससे बेहतर तौर पर निपटा जाए तो मुतासरा बच्चों की शख्सियत में मुस्बत तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। डॉक्टर माहीन नूरानी है, माहिर तालीम है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर माहीन, चूँकि ज़ाहिर आगाही का दिन है, सबसे पहले हम बेसिक सिम्टम्स पे बात कर लें और उसके बाद जब किसी भी फैमिली को ये मालूम हो
वो परेशान बहुत हो जाते हैं। उनको किस तरह से डील करना है इस खबर को लेकर वो भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन व्हाट आर द सिम्टम्स दैट यू शुड लुक आउट फॉर, और किस उम्र से आपको ये चीज़ें नज़र आएँ तो आपको किसी से रब्ता करना चाहिए? जी अस्सलाम। सो सिम्टम्स जो हैं कॉमन सिम्टम्स, बिकॉज जाहिर है हर बच्चा डिफरेंट होता है, कुछ में आते हैं कुछ में डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं, सब में एक जैसे नहीं आते, लेकिन जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो ये होते हैं कि आई कांटेक्ट नहीं देता बच्चा, स्पीच डिले होती है, रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसका नाम आप बुला रहे हैं कुछ कर रहे हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, पीछे शोर मच रहा है, कुछ चीज़ें टूट रही हैं वो, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। लेकिन अगर उसकी कोई इंटरेस्ट की चीज़ होगी, जिस तरह कोई कार्टून होगा या कोई एक हल्की सी आवाज़ आ जाएगी दूर, वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेगा, उसको पिक कर लेगा। ये सिम्टम्स अमूमन अर्ली ईयर्स में आते हैं, जो हम कहते हैं मतलब 1.5 साल में भी आ सकते हैं, 2 साल के बाद ज़्यादा पता चलता है, क्योंकि बिहेवियर के साथ आते हैं। जब आप अपने माइलस्टोन्स जब बच्चा मिस करना शुरू होता है तब आते हैं। तो उस वक्त या तो टीचर नोटिस करती है या पेरेंट्स नोटिस करते हैं, या फिर पीडियाट्रिशियंस अक्सर सवाल करते हैं कि बच्चा बोल रहा है, बैठ रहा है, फिजिकल माइलस्टोन्स मीट कर रहा है, मेंटल माइलस्टोन्स मीट कर रहा है, जैसे कि वही जो मैंने कहा था, रिस्पॉन्डिंग टू नेम, रिस्पॉन्डिंग, आई कॉन्टैक्ट, हंस रहा है। डॉक्टर साहब, लेट्स टॉक अबाउट द स्पेक्ट्रम एज वेल, बिकॉज जो आप कह रही हैं ना कि कुछ बड़े एक्सट्रीम केसेस होते हैं और कुछ नहीं होते, मतलब हमने ऑटिज्म में अडल्ट्स को भी देखा है जो बड़ी प्रोडक्टिव ज़िंदगी जो है वो गुजार भी रहे हैं, जिनको खुद की भी पता भी है, उनको मालूम भी है कि हम हैं ऑटिस्टिक और हम किस लेवल पे आते हैं। एस्पर्जर सिंड्रोम भी बीच इसका एक हिस्सा है। सो किस तरह बच्चे को ट्रीट किया जाए, उसको नर्चर किया जाए कि वो इस काबिल हो कि वो एग्जैक्टली कि वो आगे जाके किसी पे डिपेंडेंट ना हो और उसको पता भी हो कि मुझे क्या है और मैं इससे किस तरह डील कर सकता हूँ। जी, सो इसका जवाब थोड़ा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सिंपल नहीं है, लेकिन स्पेक्ट्रम जैसे कि आपने कहा तो वो बहुत एक ब्रॉड रेंज है। इसका मतलब तो वो सिवियर भी हो सकता है, वो कुछ बीच में भी हो सकता है, वो कम सिवियर भी हो सकता है। बहुत हल्का सा अगर ऑटिज्म हो तो उसको एस्पर्गस कहते थे, अब हम उसको ऑटिज्म अम्ब्रेला के अंडर ही डालते हैं, ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सो उसमें ये होता है कि अगर आप ज़्यादा फंक्शन कर सकते हैं, जिस तरह आपकी स्पीच है, आप समझ सकते हैं, आप स्कूल भी जा सकते हैं, कभी मेन स्ट्रीम स्कूल में भी जा सकते हैं थोड़ी सी सपोर्ट के साथ, उनको हम कहते हैं हाई फंक्शनिंग बच्चे। जिनको ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है और डेली लाइफ में इतना फंक्शन नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, उनको हम कहते हैं लो फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चे। अब इसमें ये है कि जाहिर है हमारा एम ये होता है कि हम बच्चे को जितना इंडिपेंडेंट कर सकें डेली लाइफ में, जितना फंक्शनल कर सकें हम करें, जिसके लिए हम थेरेपीज यूज़ करते हैं और सपोर्ट यूज़ करते हैं। मैं एजुकेशनल उसमें भी सपोर्ट करती हूँ, घर पे भी। कैन वी वर्क ऑन द लो फंक्शनिंग बच्चे और उनको with the passage of time, with a few years nurturing and training and helping, एक high functioning individual बना सकते हैं? अब ये मतलब कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये है कि आप इम्प्रूवमेंट होती है, 100% इम्प्रूवमेंट मिलेगी आपको। अगर आप छोटी सी एज से थेरेपी शुरू करें, जिसको हम कहते हैं अर्ली इंटरवेंशन, जो मतलब 3 साल से शुरू होती है, जिसका मतलब आप स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, जो नीड्स हैं, अगर एजुकेशनल है तो वो थेरेपी, जाहिर है इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन डेफिनेटली रिजल्ट आते हैं। आपको छोड़ना नहीं है बीच में और गिव अप नहीं करना है। तो अगर बहुत लो फंक्शनिंग बच्चे हों, उनको हम सिर्फ लाइफ स्किल्स सिखाते हैं कि कम से कम बेसिक लाइफ स्किल्स आ जाएं। अगर थोड़े से मिडिल में हो या ज़्यादा हाई फंक्शनिंग हो तो ऑब्वियसली उनको हम और जितनी उनकी कैपेबिलिटी होती है हम उनको और जिस तरह बच्चों को थोड़ा थोड़ा चैलेंजेस देते रहते हैं कि वो और प्रोग्रेस करें, वो करते हैं हम। और उनकी स्ट्रेंथ ढूंढें। हर बच्चे की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, कोई इंटरेस्ट होता है, उसको आप ज़्यादा फोकस करें कि वो उस चीज़ में सही अच्छा हो जाए। अच्छा डॉक्टर माइन, ये भी बताइएगा कि नेचुरली देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, वैसे ही बच्चे के साथ मतलब बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए किसी भी बच्चे के साथ, और स्पेशली अगर ये पता चल जाए कि इसमें कुछ भी लेवल ऑफ ऑटिज़म है। स्कूलों में टीचर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, मतलब अब तो स्कूल्स वो टीचर्स एक्सेप्ट ही नहीं करते जो टीचर ट्रेंड ना हो। उसका भी हिस्सा फिर होना चाहिए कि बच्चे को किस तरह डिटेक्ट किया जाए कि हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, वैसे ही मुख्तलिफ होता है, लेकिन ये तो फिर एक कंडीशन जिसको कहा जाता है कि वो है। Is that a part of our teacher training as well? Because
दैट्स अ वेरी बिग डील। घर वाले तो कर ही लेंगे जो करना है, जिस स्कूल में जा रहे हैं उनको भी करना जरूरी है। 100% आई कुडंट एग्री मोर, और आई विश कि हर स्कूल में ये ट्रेनिंग होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं होती। मैंने अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ काम किया है और मैंने बहुत सारी टीचर ट्रेनिंग सेशंस किए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, अपनी टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं मेन स्ट्रीम जो एजुकेशन में है। प्राइवेट स्कूल्स का मैं इतना नहीं कहूँगी क्योंकि इतना मैंने नहीं देखा एटलीस्ट, बट ये है कि हर टीचर चाहे वो स्पेशली जो अर्ली चाइल्डहुड क्लासरूम की टीचर्स होती हैं, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, उनको डेफिनेटली ट्रेनिंग चाहिए होती है, नॉट जस्ट सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, बट वो जो ट्रेनिंग हम देते हैं उनको, वो इस तरह से ट्रेन करते हैं कि अगर किसी भी बच्चे की कोई नीड है जो ज़रा सी ज़्यादा है या ज़रा मुख्तलिफ है, तो उसको आप एड्रेस कर सकें, उसके सिम्टम्स आप पिक कर सकें, आप पेरेंट्स को गाइड कर सकें, आपको खुद पता हो कि उसको कैसे डील करना है। जिस तरह एक बच्चा अगर अक्सर बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज़ करते हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि बच्चा हाइपर है, ये टीचर्स भी यूज़ करती हैं, पेरेंट्स हाइपर है। अब जरूरी नहीं है वो बच्चा हाइपर हो, हाइपर का मतलब बहुत मुख्तलिफ एक चीज होता है। हो सकता है उस बच्चे को सिर्फ मूवमेंट चाहिए, हो सकता है उसका अटेंशन इतना ना बिल्ड हुआ हो लेकिन उसका ऑटिज्म ना हो, तो उन चीजों के लिए हम टीचर्स को ये सारी चीजें भी आती है जो आप टिपिकल बच्चों के साथ भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर माहीन। स्टडी मोर ऑन इट। जो हमारे प्राइवेट इदारे हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं पर्टिकुलरली, उनको मजीद ओपन एंड एक्सेप्टेबल होना चाहिए टू टेक दीज चिल्ड्रन इन, ताकि वो शुरू से, एंड यू नो दे शुड हैव सम स्टाफ एज वेल। इंडीड अ वेरी गुड मॉर्निंग टुडे बिकॉज़ द मॉर्निंग इज प्लेजेंट एंड रेनी एंड क्लाउडी एंड विंडी। पराठा टाइप ऑफ नाइस soft music kind of a morning, but here we are sitting with you। बहुत सी बातें हमने डराने के लिए, परेशान करने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि खत्ते के हालात आपके सामने ही है ना। एशिया से यूरोप तक और अफ्रीका और अमेरिका तक ये पहुंच रहे हैं असरात। खासतौर पर दुनिया भर का जो मिडिल क्लास तबका है ये बढ़ते हुए माशी बोझ के तले दबता जा रहा है। तरक्की पजीर मुल्कों की मईशतें माशी झटकों से लरज रही हैं, जिनमें पाकिस्तानी मईशत भी शामिल है। पाकिस्तानी अवाम ने अब तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपये फी लीटर इजाफे का बोझ बर्दाश्त करने की उस तरह से कैपेसिटी नहीं हासिल की है कि मजीद इजाफे की भी अब जाहिर बात हो रही है। हो तो रही है लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज फिर तेल बढ़ गया ना। हाँ, मार्च के महीने में महंगाई जो है 19 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई थी। ये हमने स्टैट्स निकाले हैं आपके लिए। इदारा शुमारियात के मुताबिक फरवरी के मुकाबले में मार्च में महंगाई 1.18% जो है 1.18 बढ़ी है, और ये सिलसिला आगे भी रुकता दिखाई नहीं दे रहा। और ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफे के इशारे भी मिल रहे हैं, और सिर्फ बिजली की मद में आवाम को 14 अरब रुपए से ज़्यादा का झटका मिलने वाला है। और रिपोर्ट के मुताबिक आपको ये बता दें कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 14 अरब रुपए से ज़्यादा का फ़र्क आ चुका है। ऑलरेडी अप्रैल के महीने में ये इजाफा जो है मुंतकिल करने की सूरत में बिजली के बिलों में बहुत बड़ा इजाफा हो सकता है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब तक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं। वज़ारत ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने कल हमारे ही प्रोग्राम में बताया था कि आवाम को मुश्किल फैसलों के लिए तैयार हो जाएं जी। और कितनी मुश्किल आएगी, सुने क्या कहा था उन्होंने। ये ऐसा नहीं है कि जी ये गवर्नमेंट इशू है या आवाम का इशू है या प्राइवेट सेक्टर का इशू है या प्रोविंसेस का इशू है, ये सबका कलेक्टिव इशू है और सब ने इस पे कंट्रीब्यूट करना है। देखिए आपने शुरू में देखा कि प्राइस बढ़ाई गई, तो फिर ये भी हुआ कि जी अब गवर्नमेंट जो है अपने खर्चे भी कम करे और प्राइस को कम से कम बढ़ाए या प्राइस को कंट्रोल कर सके, किसी तरह जितना शील्ड कर सकती है आवाम को करे। वो गवर्नमेंट ने किया। आपने देखा 3 हफ्ते से, और ये चौथा हफ्ता ऑलमोस्ट चल रहा है कि आपको जो है प्राइस इंक्रीज नहीं मिला। लेकिन फिर दूसरे एंड पे ये भी होना है ना कि प्राइवेट सेक्टर हो और जो है आवाम खुद हो, हम सब जो है मिल के ये सोचें कि जी हमने जहां हम बचत कर सकते हैं, जहां हम कम तवानाई यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो गाड़ियों का यूज़ हो, मोटरसाइकिल्स का यूज़ हो, चाहे वो घरों की बिजली का यूज़ हो, चाहे वो और दूसरे तरीके हों, रेस्टोरेंट्स हों, शॉपिंग मॉल्स हों, सब हों, मार्केटें कितने टाइम पे खुलनी है, बंद होनी है, सब ने कॉन्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर ये नहीं होगा तो डेफिनेटली फिर वो टफ डिसीजंस आएंगे। अच्छा जी, साथ ही आपको बताएं कि ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फाइनेंस डिवीज़न को पेट्रोल और डीजल पर आए लेवी का मामला IMF के साथ उठाने की हिदायत की है। ये हमने आपको कल भी बताया था। वज़ीर आज़म चाहते हैं कि लेवी के ज़रिए कीमतें मुतवाज़न करके आवाम पर असरात कम किए जा सकें। IMF का इस पर आमादा होना आसान नहीं लगता, क्योंकि हुकूमत पहले ही
पेट्रोलियम मसनूआत पर 129 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुकी है। हाउएवर IMF शुड अंडरस्टैंड, क्योंकि बाकी मुल्कों ने भी जंग के तनाजर में कुछ ऐसी These are unprecedented हालात उन्होंने ली और है। एक फंड जो है इसके लिए आपको पता है शुरू से हम बात कर रहे थे मुख्तस, और अब तो हम तरक्याती बजट में से कटौती करके ये सब्सिडी फंड कर रहे हैं। एक और सरकारी ज़राए का कहना है कि हुकूमत पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा मुकम्मल तौर पर आवाम को मुंतकिल कर सकती है, मगर साथ ही ये कोशिश की जा रही थी कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पर्टिकुलरली जो 2 व्हीलर्स या 3 व्हीलर्स वाले हैं, मोटरसाइकिल सवार हैं, रक्षा वाले हैं, चिंची वाले हैं, इनको रिलीफ देने का कोई तरीका निकाला जाए। अब तक हालात यही हैं कि अगर खित्ते के हालात में जल्द कोई नुमाया बेहतरी नहीं आई, जो कि एटलीस्ट 3 हफ्ते तो नहीं आने वाली, वो तो आपको पता लगी पूरे घंटे में बताई दिया, तो आवाम के लिए माशी परेशानियां बढ़ेंगी और वफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमतों का भी इम्तिहान है। और हमें अपने बिजली कंजम्पशन पे भी ऑलरेडी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि कब तक ये सिलसिला इसी तरह ये भी पूछ लेंगे। राना एहसान अफजल ने हमें ज्वाइन किया, कोऑर्डिनेटर हैं वजीर आजम के। राना साहब, ये बता दें कि जो हालात हमारे सामने हैं इसमें तो ये किसी हद तक वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अब पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे को रोका नहीं जा सकता, हुकूमत को सख्त फैसलों की तरफ जाना ही पड़ेगा, ये हमें लग रहा है। ऐसा है, ऐसा ही होगा? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए आप जानते हैं कि दुनिया में इस जंग की वजह से एक पूरा जो है एक इकोनॉमिक डिजास्टर एक ये दुनिया के लिए बना हुआ है, और पाकिस्तान जो है वो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, और अभी तक हुकूमत ने और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अवाम को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट किया है, अब्जॉर्ब किया है। मेजॉरिटी जो शॉक ऑयल प्राइसेस में पेट्रोल डीजल में आया है, हमने उसको पास ऑन करने की कोशिश हमने पास ऑन नहीं किया, और सिर्फ एक इनिशियली जो 55 रुपए का इजाफा था वही पास ऑन किया है। देखिए हमारी अभी भी यही कोशिश रहेगी कि हम आवाम को प्रोटेक्ट करें, और ये जो महंगाई का लहर अगर हम टोटली इसको पास ऑन कर दें तो जो एक तूफान आएगा महंगाई का, उससे बहुत सारे उसके इफेक्ट्स हैं। आपको अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो आपका जो डेट सर्विसिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, इकोनॉमी स्लो डाउन कर जाएगी, आपका फिस्कल डेफिसिट बनेगा। तो अभी तक हमने देखें इसको कोई हमने सर्कुलर डेट नहीं पैदा किया, जो सब्सिडीज से रिलेटेड पेट्रोलियम के हवाले से कोई सर्कुलर डेट नहीं पैदा हुआ, और हमने अपनी चादर के मुताबिक अपने उसी एनवेलप के अंदर रहते हुए हमने इसको सब्सिडाइज किया है। हमारी अभी भी यही कोशिश होगी कि हम इस महंगाई के तूफान को ना आने दें, और आगे बढ़ते हुए ऑब्वियसली बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो हमें देखनी होंगी। हो सकता है कि अगर बहुत मजबूरी हुई कोई पार्शली पास ऑन कर दिया जाए, लेकिन हुकूमत के पास और भी प्लान है, कंजर्वेशन के प्लान्स हैं जिनका वो जिक्र करते रहे, लेकिन अभी ऐसा कोई फैसला, हतमी फैसला नहीं हुआ कि हम कोई पास ऑन करने जा रहे हैं। हमारी यही अव्वलीन कोशिश है कि हम आवाम को प्रोटेक्ट करें। अच्छा, अब ये भी बता दीजिएगा राना साहब कि अगर आवाम पर कम से कम बोझ डालना हो तो सब्सिडी से कहीं बेहतर है कि टैक्सेस कम कर दें। मतलब अब ये हुकूमत के मुकम्मल इख्तियार में भी है, इस तरफ कुछ सोचा जा रहा है, ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए इस वक्त हुकूमत जो है वो IMF के साथ इंगेज्ड है, और हम हर सिनारियो को उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बात जो है वो हम अब आवाम के सामने लेके आएँ कि क्या निगोसिएशंस चल रही हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले दिन जो है ये जो कमेटी बनाई है पेट्रोलियम प्राइसेस की, ये रोज़ मिलती है, ये मुख्तलिफ सिनारियोज के ऊपर काम करके अपनी सिफारिशात प्राइम मिनिस्टर को देती है, और फिर प्राइम मिनिस्टर उसके मुताबिक फैसले करते हैं। तो हुकूमत प्रोएक्टिवली काम कर रही है। जो आपका सवाल है, बिल्कुल इसके ये भी एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। हर उस पहलू को देखा जा रहा है कि हम, और अगर आप देखें, अगर आप टैक्सेस भी कम, आप कहते हैं कि टैक्सेस कम कर दें, तो एट द एंड ऑफ द डे आपका वो भी एक रेवेन्यू है जो कम हो जाएगा। तो हम इसी तरह जो अपने अखराजात हैं, जो डेवलपमेंट की स्पेंडिंग थी, वहाँ हमने कटौती करके ये मैनेज किया है। तो आप कान को सीधे हाथ से पकड़ें या उल्टे हाथ से पकड़ें, बात हुई है कि अगर आप रेवेन्यू कम करेंगे तो फिर भी आपके अखराजात कम होंगे। तो हम इसको हर लिहाज से, हर एंगल से हुकूमत इसको देखें। अच्छा, चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं राना साहब के। पेट्रोल डीजल महंगा अगर होता है मजीद, तो तारीख बताती है कि इसके साथ हर शय ऑब्वियसली महंगी हो जाती है। एक तूफान आएगा महंगाई का, इसके असरात से आम आदमी को बचाना वफाक से ज़्यादा सूबों की जिम्मेदारी बनेगी। सूबों को रिलीफ देने का पाबंद बनाया जा सकता है, और ख़ासतौर पे वज़ीर आज़म के लिए इस हवाले से कुछ कर सकते हैं हम?
देखिए ऑब्वियसली हम तो ऑलरेडी, मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ प्रोएक्टिवली इन चीज़ों को देख रहे हैं, और आपने देखा कि दीगर मीटिंग्स जो हैं वो हुई जहां सूबों के हेड्स भी मौजूद थे और उनसे ये डिस्कशन चल रही है। देखें, वफाक के पास एक लिमिटेड ब्लैंकेट है चीज़ों को सब्सिडाइज करने का। सूबे जो हैं वो जो है उनके पास ज़्यादा वसाइल हैं अगर उन चारों को आप इकट्ठा कर लें, और अगर सूबों की कंट्रीब्यूशन होती है तो डेफिनेटली उससे आप चीज़ों को, इन सब्सिडीज़ को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। और हम इन चीज़ों के ऊपर सूबों के साथ ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, और हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम मिलके सोचें, इकट्ठे कंट्रीब्यूट करें, नेशनल प्रायोरिटी है इस वक्त कि हम लोगों को इस तूफान से बचाएं और अपनी मईशत को भी हम उसके साथ साथ बचाएं। तो हमने दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है कि कहीं जिस तरह पिछली दफ़ा आपने खान साहब के टाइम में देखा था कि वो कोई, इट वाज नॉट अ फंडेड सब्सिडी, वो ना IMF के साथ इंगेज करके दी गई। तो हम तो अपने जो है वो बजट में रहते हुए इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो बिल्कुल सूबों के साथ हम इंगेज हैं और हम पूरी उम्मीद है कि वी विल कम टू अ सोल्यूशन, और अवाम पे ये मुकम्मल बोझ नहीं डाला जाएगा। ये तूफान महंगाई का, अभी तक हमने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इसको प्रोटेक्ट किया, और मजीद आगे भी हम बेहतर सोल्यूशन मुल्क और अवाम के लिए जो है वो। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब। अब हम इस पे जरा और बात करते हैं। शहबाज राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं। हाँ, क्योंकि खबरें भी ज़ाहिर है हमें जाननी है ना, क्योंकि अब ये शौक क्या मजीद हुकूमत बर्दाश्त करेगी, आवाम को अल्टीमेटली ये ट्रांसलेट किया जाएगा। एक पहले जो ट्रांसलेट किया गया था और इनिशियली हमने रिएक्ट कर दिया था मौजूदा सूरत हाल पर, उसके बाद कुछ हुकूमत ने एब्जॉर्ब किया। क्या होने जा रहा है राना साहब? सबसे पहले तो बड़ा सीधा सा सवाल है, खित्ते के हालात भी सभी के सामने, अभी 3-4 हफ्ते का मजीद कुछ नहीं पता। मुसलसल सब्सिडी देना मुमकिन नहीं होता किसी भी हुकूमत के लिए। सो आवाम की जानिब से जो तेल बचत वाली कोशिशें हैं वो भी कोई ख़ास नहीं है। 1-2 दिन में पेट्रोल डीजल मजीद महंगा होने वाला है। देखिए, इस वक्त जो पेट्रोल है उसके ऊपर हुकूमत सिफर सब्सिडी दे रही है। ये बात कहना गलत होगी कि हुकूमत पेट्रोल के ऊपर कोई सब्सिडी दे रही है। पेट्रोल के ऊपर हुकूमत इस वक्त 106 रुपये फ़ी लीटर ले रही है पेट्रोलियम लेवी। इसके अलावा इंपोर्ट टैक्सेस हैं। इसके मुकाबले में जो हुकूमत सब्सिडी दे रही है वो 76 या 78 रुपये फ़ी लीटर है। तो इसका मतलब है कि जितना हुकूमत पेट्रोल पे टैक्स ले रही है सब्सिडी उससे कहीं कम है। तो एक तो चीज़ फौरी तौर पर यह हो सकती है कि हुकूमत पेट्रोल के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो हाईली अनरीज़नेबल टैक्सेस हैं। अमूमी तौर पर ये जो पेट्रोलियम मसनूआत होती हैं उसके ऊपर 18% जो भी स्टैंडर्ड सेल्स टैक्स का रेट होता है वो अप्लाई होता है। हुकूमत पाकिस्तान ने, वफाकी हुकूमत ने 18% GST की बजाय इस वक्त 55 रुपये फ़ी लीटर डीज़ल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी ले रही है, और 106 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी हुकूमत पेट्रोल के ऊपर ले रही है, जो कि पेट्रोल के ऊपर आप ख़ुद देखें बहुत ज़्यादा ये लेवी बनती है, जो उसकी लैंडेड प्राइस का तकरीबन 37% है, और इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो इसके अलावा हैं। अब जो डीजल वाली सब्सिडी है ये नवे इस पे जो GST है उसके ऊपर, प्राइस के ऊपर एक सब्सिडी भी है। तो हुकूमत के पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। इस वक्त जो पेट्रोलियम लेवी से सालाना कलेक्शन का जो हदफ IMF ने पाकिस्तान को दिया है, जो तखमीने आ रहे हैं वजारत ख़जाना के, उसके मुताबिक 150 से 200 अरब रुपया सालाना तखमीनों से ज़्यादा पेट्रोलियम लेवी कलेक्शन मुतवक्के है। तो अगर आपको 200 अरब रुपए का टैक्स आपकी अपनी जो एस्टीमेट्स है IMF के साथ तय किए हुए उससे ज़्यादा आ रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि वो स्पेस आपके पास है जिसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मसला यहाँ पे ये है कि जो पेट्रोलियम लेवी से इजाफी पैसा आ रहा है, या 389 बिलियन का एक एमरजेंसी फ़ंड इन्हीं मकासद के लिए बजट में रखा गया था। पिछले साल जून में कोई हादसाती चीज़ें हो जाती हैं, खुदा न खास्ता कोई ज़ल्ज़ला आ गया, सैलाब आ गया, या इस तरह का कोई अनफोर्सीन इवेंट है जिस तरह जंग हो गई, तो उसके लिए वो पैसा भी FTR को ऑफसेट करने के लिए रखा गया है। तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत को बहुत ज़्यादा कोई इंक्रीज़ करना चाहिए जुमे वाले दिन कीमतों में। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पैटर्न है फ्यूल कंजम्पशन का वो उसमें कोई कमी नहीं आई, बावजूद के 20% पहले ही हुकूमत ने कीमतों में इजाफा किया था। अच्छा, और उसमें सिर्फ आम ये बात तो चले समझ आ गई राना। ये बताएं कि हुकूमत का सब्सिडी देकर कीमतें मैनेज करना जाहिर है कि कोई लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल कदम तो नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि उस तरह से सब्सिडी भी नहीं है, क्योंकि लेवी इतनी ज्यादा है कि हुकूमत अगर सब्सिडी भी दे रही है फिर भी हुकूमत ज्यादा ही ले रही है। एब्सोल्युटली 100-125 रुपए टैक्स फी लीटर की कमाई भी हो रही है। वी कैन सी दैट ऑफ कोर्स। तो अगर आवाम को रिलीफ देने की नीयत हो तो इन टैक्सेस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता।
देखिए, एक बात ये कि अभी तक हुकूमत की जो पॉलिसी है वो बेहतर है। आपको उसी पॉलिसी का नतीजा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी काफ़ी प्रोएक्टिव हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर अली परवेज़ भी काफ़ी प्रोएक्टिव हैं, सप्लाईज़ आपकी सिक्योर्ड हैं। अभी तक सवाए इसके कि जो पहला एक इंक्रीज़ आया था 20% का कीमतों में, उसके अलावा हुकूमत ने जो है टैक्स पेयर्स के पैसे से ही उसका जो 129 अरब रुपए का जो इम्पैक्ट है वो एब्जॉर्ब किया। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि स्पेस है, पेट्रोलियम लेवी कम की जा सकती है। हाँ, थोड़ा सा अगर हुकूमत कीमतें बढ़ा दे तो इसमें हर्ज मैं कहूँगा इसलिए नहीं है कि हम इसमें सिर्फ एक आप जो एक उसका कंजम्पशन का जो ट्रेंड है उसको डिस्करेज करने के लिए, जिसमें हुकूमत ख़ुद भी शामिल है। हुकूमत को तो परवाह नहीं है, सरकारी पेट्रोल मुफ्त है, सरकारी डीजल मुफ्त है, सरकारी हर चीज़ मुफ्त है। तो हुकूमत के जो वज़रा हैं या हुकूमती जो हमारे नुमाइंदगान हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको तो हर चीज़ मुफ्त उनकी टैंकियों में पड़ रही है, उनको क्या परवाह। आप रोड्स के ऊपर हम सब निकलते हैं, आपको ये सारी चीज़ें नजर आती हैं। खासतौर इस्लामाबाद में तो मैं हर वक्त देखता हूँ रेड जोन में अंदर जो एक तमाशा लगा हुआ है गाड़ियों का। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी कीमतों में इजाफा हो जाए, कोई हर्ज नहीं। एक कॉम्बिनेशन ऑफ जो मैयर्स है हुकूमत कर सकती है, मामूली सा कीमतों में इजाफा, कुछ फर्दर सब्सिडी और इसके अलावा जो पैसा है पेट्रोलियम लेवी वाला उसका इस्तेमाल करके फिजिकली सस्टेन किया जा सकता है चीज़। अच्छा, लेकिन एट द सेम टाइम शहबाज साहब, पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो एट द सेम हर चीज़ पर असर पड़ता है। सो महंगाई का एक तूफान भी आता है। सूबों को रिलीफ देने का पाबंद क्या किया जा सकता है? ऐसे में वज़ीर आज़म कुछ कर सकते हैं? फिर हम ये भी सुन रहे थे कि मोटरसाइकिल सवार और रिक्शा सवारों के लिए, रिक्शा ओनर्स के लिए कोई सब्सिडी का प्लान है। दैट इज़ प्रैक्टिकल? वुड दैट बी पॉसिबल? देखें, 2022 में भी ये इम्प्रैक्टिकल था, 2026 में भी इम्प्रैक्टिकल है। जो एक बेहतरीन तरीका टारगेटेड सब्सिडी का आपके पास है, जिसको अगर हुकूमत इस्तेमाल करना चाहे तो वो कर सकती है। वो आपके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस है। वहाँ से आप डायरेक्ट जो कैश है वो जो फैमिलीज़ रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो बेनिफिशरी हैं या नहीं, बट रजिस्टर्ड हैं डाटाबेस के अंदर, उनको आप पहुँचा सकते हैं। हैविंग सेड दैट, जैसा मैंने भी कहा कि अभी वैसे ही टैक्सेस में इतनी गुंजाइश है और जो इजाफी फिस्कल स्पेस बजट में पड़ी हुई है वो हुकूमत इस्तेमाल करके जो शॉक है उसको अब्जॉर्ब कर सकती है। अभी तक चीज़ें हुकूमत बेहतर मैनेज कर रही है और मुझे अभी भी उम्मीद है कि आइंदा भी बेहतर मैनेज करेगी। और कुछ इस किस्म की जो तजावीज़ हैं जिससे हुकूमत राशनिंग की तरफ जाए, लॉकडाउन की तरफ से, जिससे मुल्क में पैनिक फैले, उससे मुझे उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर चीज़ को अवॉइड करेंगे। क्योंकि जो कुछ अभी तक उन्होंने एक महीने में कमाया है नेक नामी का, जिस बेहतर तरीके से उनकी हुकूमत ने काम किया, वो फिर लोग फिर भूल जाते हैं जब कोई और चीज़ इसके बिल्कुल एडवर्स होगी। तो चले हम भी उम्मीद कर लेते हैं जिस तरह आप कर रहे हैं, होपफुली ऐसा ही हो। शहबाज राना, सीनियर सहाफ़ी, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग इट ऑल टू अस। और हम भी नहीं चाहेंगे कि कोई पैनिक सिचुएशन फ़िलहाल बने, एंड थिंग्स शुड एटलीस्ट नॉट एस्केलेट, यू नो, स्टे एज दे आर। एस्केलेशन जो है वो हमें उससे खतरा है, इसको तो हमने बर्दाश्त कर लिया। हम ये ज़रूर एक्नॉलेज करेंगे कि हमारे यहाँ पैनिक नहीं मची। हाँ, हमारे यहाँ शॉर्टेजेस से पैनिक मचती है, हमारे यहाँ शॉर्टेजेस कोई नहीं हुई। और फिर होर्डिंग होती है और फिर वो एक और बड़ा एक जो पेट्रोल पंप के बाहर लंबी कतारें एंड ऑल दैट, यू नो, एंड थिंग्स एसोसिएटेड टू दैट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बंद हो जाना, हमारे यहाँ ईद भी गुजर गई, सब निज़ाम मुनासिब अपने तरीके से चलता रहा। हाँ, महंगाई ज़रूर हुई है, महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है गुज़श्ता 19 महीने की इन मार्च, लेकिन अदरवाइज देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग। अच्छा, ओके, दैट सेड लेट्स मूव ऑन। प्रॉब्लम्स हैं वैसे हमारी कराची में। आपको बता दें कि ट्रैफिक के मसाइल, ख़ास तौर पर कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं और बड़ा ही तकलीफ हो जाती है। मुझे पहला ई चालान मौसूल हो गया है। ओह सॉरी, व्हाई एम आई एक्साइटेड अबाउट, सॉरी, बट मुबारक हो। मतलब किस चीज़ पे था? व्हाट डिड यू डू? रॉन्ग पार्किंग। अब्दुल्ला, कम ऑन, मतलब रॉन्ग पार्किंग में तो इतनी बोरिंग सी चीज़ में 10,000 रुपए का आया है। ओह माय गॉड। सो अब हम और अब मोहतात हो गए हैं और ज्यादा मोहतात हो गए हैं। आपकी पहली थी ना ये पेनल्टी, सो दैट देन यू डोंट रियली हैव टू। मैंने जो है उस पे कॉल करके उनसे माजरत की और उनसे कहा कि इसको वेव ऑफ कर दें। वो जो नंबर है ना कॉल सेंटर का, वो उसके ऊपर पर्चे के ऊपर लिखा होता है। फर्स्ट पेनल्टी पे आपको पता, मतलब ये नहीं कि जी हम प्रिविलेज्ड हैं तो कॉल करके, मतलब यू कैन एंड यू हैव बीन डूइंग दैट टू। तो हमने कॉल सेंटर पे कॉल करके ऑब्वियसली पहली पे आप उसे वेव ऑफ कराया और फिर सबको घर में, बेगम को, ड्राइवर को, खुद को समझाया बिठा के कि बिल्कुल दोबारा गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन जो हम अभी आपको बताने लगे हैं ना, इस पे कोई छूट नहीं होनी चाहिए। और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, फैंसी नंबर प्लेट्स हैं,
अंडर एज ड्राइविंग की हम बात करना चाहते हैं। सो दैट इज समथिंग विच मोटरसाइकिलों पे नंबर प्लेट ही ना होना, अंदाजा करो जरा, मतलब ये कोई बात हुई? कल डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि कानून पर अमल दरामद में ट्रैफिक पुलिस कितनी बेबस दिखाई देती है। और फैंसी नंबर प्लेट्स और टिंटेड ग्लास के खिलाफ मुहिम के दौरान एक कम उम्र लड़के को पुलिस एहलकार ने रोका, मगर उसने शदीद गुस्सा किया। उसने कहा हाउ डेयर यू, और फिर गाड़ी में बैठा और आसपास खड़े लोगों को टक्कर मारता हुआ सिग्नल तोड़कर फरार हो गया। चेक दिस आउट। ये वीडियो तो खैर बड़ी वायरल हुई है, आपने देखी ली होगी। ये चढ़ सकता था किसी पे, आपको पता है? ये बड़ा नुकसान हो सकता है। पुलिस ने हर जतन करके देख लिया, लेकिन कराची में ट्रैफिक निज़ाम में मुसलसल आपको पता है चैलेंजेस का सामना है पूरे सिस्टम को। गुज़श्ता साल कराची में 28 अक्टूबर को ई चालान का सिस्टम नाफिज किया गया और उसमें भी ज़ाहिर इशूज़ हैं, लेकिन एटलीस्ट ई चालान आ रहे हैं। मैं उसकी जिंदा मिसाल आपके सामने मौजूद हूँ। आई हैव रिसीव्ड इट लास्ट वीक। वेल आई एम अ वेरी गुड ड्राइवर और मैं बॉस जो हैं ट्रैफिक कवानीन वगैरह में फॉलो, मैं और वो पता है क्या, अब जैसे मैंने अपने ड्राइवर को कहा या स्टाफ को कहा कि भाई ये देखें, वो कहते हैं हम साहब मैंने तो नहीं किया। मैंने कहा तस्वीर लगी हुई है साथ, तस्वीर है साथ घर में जितने ड्राइवर्स हैं ना, एक गाड़ी और ड्राइवर्स बहुत हैं, तो सारों को आप अनाउंस कर दें जिसका चलान होगा वो खुद पे करे। अब वो कह रहे हैं मैंने ही बाजी पे करें। बाजी की तस्वीर थी, फोटोशॉप कर लो। काशिफ मुश्ताक नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ हैं। काशिफ, ये जो वीडियो वायरल हुई है ना, ये कम उम्र बच्चा है एंड ऑल दैट, ये गाड़ी का नंबर प्लेट नजर आ रहा है, पकड़ा है कि नहीं पकड़ा इसको? बिल्कुल अब तक नहीं पकड़ा गया है। चंद रोज कबल से मुहिम का आगाज होना था और ये बताया गया था कि उसमें डिले भी किया गया है। बेसिकली ये मुहिम थी कि जो फैंसी नंबर प्लेट हैं या फिर गाड़ी के अंदर ऐसे हुटर्स लगाए हुए होते हैं या फिर लाइट्स ऐसी होती हैं या फिर टेम्पर्ड नंबर किए जाते हैं, उनके खिलाफ ये मुहिम होनी थी। और स्पेशली ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से ये भी कहा गया था कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनकी नंबर प्लेट्स ही नहीं होती हैं या फिर रजिस्टर्ड ही नहीं है मोटरसाइकिल, किसी और के नाम पर 8-10 साल से कोई और शख्स उस मोटरसाइकिल को यूज कर रहा है, तो उनके खिलाफ ये क्रैकडाउन होना था और उनको समझाया जाना था। गुज़िश्ता रोज से ये जो प्लान है ये शुरू किया गया और कराची के 8 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से इलाकाई पुलिस के साथ मिलकर पिकेट सिस्टम जो है वो लगाया गया और लोगों को आगाही मुहिम का आगाज किया गया। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि जब 3 तलवार पर, ये सिर्फ 1 या 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ नहीं थे, पूरा एक ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का जो साथ साथ इलाकाई पुलिस है, DSP हैं, SHO हैं, वो भी यहाँ मौजूद थे। एक ऑल्टो गाड़ी है आके रुकती है, इसमें कम उम्र एक ड्राइवर होता है, वो पहले गाड़ी से उतरता है, उनसे बात करता है, उसका लहजा बड़ा सख्त होता है और उसके बाद बात करते हुए अचानक गाड़ी के अंदर बैठता है और गाड़ी तेजी के साथ वहां से लेकर जाने की कोशिश करता है। इस तमाम तर वाक़े के ऊपर जो है वो फौरी तौर पर वहाँ जो मौजूद पुलिस एहलकार होते हैं या फिर ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं उनकी जानिब से रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो रवाना हो जाता है और उसके पीछे गाड़ी भी जो है वो मूव की जाती है पुलिस की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद अब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। फ्रेयर थाने में इस वाक़े का काशिफ निस्बतन ये ज़ाहिर है 660 सीसी गाड़ी थी। हमने अक्सर देखा है बड़ी गाड़ियां जो होती हैं 4000 सीसी गाड़ियां, डाले, मतलब ये तो बेचारे को रोकने की कोशिश कर, बेचारा क्या मतलब इसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो गाड़ियां तो पुलिस वालों की मतलब उनकी एक्सेस में भी नहीं आती, वो तो जूम करके निकल जाती हैं। वो तो आगे पीछे कोई खड़ा भी नहीं हो सकता डर के मारे। वो रोकने की कोशिश उनको भी करते हैं, लेकिन दे ऑल्सो डोंट स्टॉप। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो पुलिस लाइट्स होती हैं प्राइवेट गाड़ियों पे नहीं होनी चाहिए और हमने देखा है कि जो डाला कल्चर है उस पर भी होती है और ये जो ऑल्टो गाड़ी है इससे भी रोकने का एक मकसद ये भी था कि इसके आगे आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर भी कि एक लाइट मौजूद है गाड़ी के अंदर, उस लाइट के हवाले से और इसके जो नंबर प्लेट है उस पर एक टेम्पर्ड करके फैंसी नंबर प्लेट भी लगाई गई। इस हवाले से जब रोका और उसकी एज चेक की गई तो वो इसी तरह की थी और ये एक इस गाड़ी का मसला नहीं आया। हमने देखा कि DHA के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें इस तरह की पोजीशन होती है। इसी 3 तलवार के स्पॉट पे कल एक और वाकया भी रिपोर्ट हुआ, उसकी वीडियो वायरल नहीं हुई लेकिन उसमें एक टिंटेड गाड़ी थी जिसका फ्रंट ग्लास भी जो है वो टिंटेड था। जब पुलिस एहलकारों की जानिब से उसे रोका गया, रोकने के बाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वो टिंट हटाए गए तो शदीद बदतमीजी का सामना करना पड़ा और उसमें जो है वो बड़ी तल्ख कलामी हुई, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की जानिब से वो टिंटेड हटाए गए। ना सिर्फ ये मुहिम की जा रही है बल्कि साथ साथ शहरियों को ये भी बताया जा रहा है कि आया किन किन वॉल्यूशन पे क्या क्या चलान हो रहे हैं, कितनी रकम के चलान हो रहे हैं और इसको कैसे आप पे कर सकते हैं और इससे कैसे आप बच सकते हैं। कराची में अभी भी 1400 के करीब जो है वो कैमरे नस्ब किए गए हैं और वो एक वन साइडेड एक प्लान है उस पर नस्ब किए गए क्योंकि
बेशतर सड़कें जो हैं वो ज़ेर तामीर हैं, और जिसकी वजह से जिसपे यूनिवर्सिटी रोड है या फिर सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाके हैं, वेस्ट के हैं, औरंगी टाउन के हैं, तो इन इलाकों में अब तक ये कैमरा सिस्टम एक्टिव नहीं हुआ है। लेकिन शारा फैसल, DHA, एयरपोर्ट और इसके अतराफ में ये कैमरे एक्टिव हैं। तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम में अब भी आपकी सारी बातों में बहुत सी बातें उभरी हैं, लेकिन ये कराची जैसे शहर में 1400 कैमरे हजारों होने चाहिए। मतलब ये शहर है, ये मुल्क है एक पूरा छोटा सा। इनका जो फेज 2 था उसका क्या बना है? अब्दुल्ला, सवाल आपका समझ में नहीं आया। मैंने कहा फेज 2 ऑफ कैमरा एक्सटेंशन, क्योंकि जाहिर है सेफ सिटी कैमरे और इसकी बात चली रही है, क्योंकि इसी के थ्रू कनेक्ट करके यही चालान भी आ रहे हैं ना, बाकी शहर तक ये जाल कैसे फैलेगा ताकि ये चालान पूरे शहर में किए जा सकें? देखिए, जब फेज 1 में इब्तदाई तौर पर कैमरास के लिए पोल लगाए गए तो फिर ये बताया गया कि उसके केबलिंग सिस्टम क्या इशू आ रहा है। जब केबलिंग सिस्टम बिछाई जा रही थी तो उसमें बहुत सारे ऐसे मकामात थे जहाँ से केबल चोरी होने के वाकयात भी सामने आए। फिर कैमरे जब नस्ब किए जा रहे थे, इब्तदाई तौर पर 800 कैमरे नस्ब किए गए, 600 कैमरे जो थे वो लगाए गए थे, लेकिन वो कनेक्ट नहीं किए गए थे। अब मजमूई तौर पर बताया जा रहा है कि 1400 के करीब जो है वो कैमरे वर्किंग कंडीशन में, लेकिन पोजीशन ये है कि ये भी सिर्फ मखसूस सड़कों पर हैं। शहर के ओवरऑल जाल जो है वो नहीं बिछा गया है। जब हम ट्रैफिक पुलिस से बात करते हैं तो उनकी जानिब से भी ये कहा जाता है कि बेशतर ऐसी सड़कें हैं जहां तामीराती काम जारी है, जैसे ही वो कंप्लीट होगा उसके बाद जो सेफ सिटी का नेटवर्क है वो वहां तक भी फैलेगा। यकीनी तौर पर हजारों की तादाद में ये कैमराज होने चाहिए और बताया जा रहा है कमोपेश 15,000 के करीब कैमरे शहर में नस्ब होने हैं। अब तक उनकी तादाद थैंक यू वेरी मच। जो कैमरे नस्ब हो रहे हैं ना, हुमा, एक और गुजारिश में कर दूं आपकी इजाजत से, प्लीज इनकी तारें अंडरग्राउंड करें। हाँ, ये भी है, वरना फिर really bad। मतलब ऑलरेडी तारों का एक सिचुएशन तो है, तो ऑलरेडी इसको अब लगा ही रहे हैं तो सही तरीके से लगाएं। दूसरा, अब मैं कुछ कह दूं, ये अंडर एज था बच्चा, मतलब ना सिर्फ कि ये इधर उधर भागा है, इसको तो घर से ना थोड़ी सी इसको समझाना चाहिए, और फिर समझाने का एक्शन तो आपने मुझे देख ही लिया है। देयर इज नो अदर वे, आई एम सॉरी। मैं बच्चों पे तशद्दुद के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। प्यार से समझाएं, ज़बान से समझाएं। हो गए, समझ लिया उन्होंने। रवा साल अमेरिका, मेक्सिको, मेक्सिको, कनाडा में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए जारी क्वालिफाइंग मैचेस में बड़े दिलचस्प रिजल्ट सामने आ रहे हैं। I don't know, I don't watch. 4 बार You know me. वर्ल्ड चैंपियन इटली मुसलसल तीसरी बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। आप इमेजिन कीजिए, मुझे लगा कहने लगे टाइम इन अ रो नहीं कर सकी। मैच का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ, जिसमें बोस्निया और हेर्ज़ेगोविना एग्जैक्टली उसने इटली को एक, आप याद करें, उसने इटली को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हराकर वर्ल्ड कप के लिए दूसरी बार क्वालिफाई कर लिया। और एक और मैच में तुर्की ने कोसोवो को 1-0 से शिकस्त देकर 24 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। सो दिस इज द लेटेस्ट। अच्छा, उसके अलावा अब हम जरा बात कर लेते हैं हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, जनरेशन जी। आई एम सो कंफ्यूज्ड अबाउट ऑल दीज जेन जी, एक्स, वाई, व्हाटएवर। तो उनकी जब हम बात करते हैं और तासुर ये मिलता है कि वो अपने मोबाइल फोन से अपना मुंह नहीं उठाते, लेकिन एक्चुअली दे आर डूइंग सम गुड वर्क एज वेल। हाँ, वैसे हम जेन जी को सिर्फ मुरद इल्जाम ठहराएं, मिलेनियल्स कौन सा मोबाइल फोन से मुंह उठा लेते हैं? वो कौन से वाले हैं? हम क्या वो हैं 80s से 92 तक आई बिलीव। चलो ठीक है, तो फोन तो कोई भी नहीं उठाता, मगर बच्चों को यूजुअली हम कहते हैं उसके बाद वाले। वैसे हर जनरेशन जो है वो अपनी नई आने वाली जनरेशन को ज़रा लापरवाही जानती है, गर्दानती है। समझाया जाता है कि इनकी तमाम तवज्जो टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया पर है। वैसे क्यों नहीं हो, इनकी होनी भी चाहिए। अदब शायरी वाला मिजाज जरा कम है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज हमने ढूंढ लिया कि कुछ हैं ऐसे बच्चे, यंगस्टर्स हु आर डूइंग प्रीटी वेल इन दिस फील्ड एज वेल। और इनफैक्ट उनको सराहा भी जा रहा है, और दे आर गेटिंग पिज़राई जो है ना उनको मिल रही है। सिर्फ 21 साल की उम्र में मरियम अली भी है जी, उन्होंने एक नॉवल लिखा है, द इनविजिबल गर्ल, और अमेज़न पर ये दस्तयाब भी है। सो लेट्स टॉक टू हर कि ये कैसे। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस। हम आपका जर्नी सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आपका इंटरेस्ट इन राइटिंग कैसे डेवलप हुआ? वर यू एन आर्डेंट रीडर? हु हेल्प यू? कैसे ख्याल आया कि अपने ख्यालात को इस तरह नॉवल की सूरत में उतारें? वालेकुम अस्सलाम, और थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बचपन से ही मुझे लिखने का काफ़ी शौक था, बट स्टिल कभी मैंने नॉवल लिखना ट्राई नहीं किया। बट एक स्टोरी टाइम एज वो चैप्टर्स में
डेवलप होती गई, देन इंडियन Can we reconnect with Mariam because although it was an amazing experience for me. अच्छा मरियम, हमें ना आपकी आवाज़ नहीं आई बीच में, आप जरा हम दोबारा रिकनेक्ट विद यू। आपको बचपन से ही देखने का शौक था मरियम, हमें ये और बता एक स्टोरी रही थी आपके ज़हन में आई जिसको आपने अपने ख्याल देखिए अमेज़न ने अब पिक की है, वहाँ मिल भी रही है आपको इनकी किताब, सो क्यूरियोसिटी तो फिर बनती है ना कि वो स्टोरी का क्या थी और वो स्टोरी कहाँ से आई, क्योंकि एवरीथिंग इज़ एन इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर। आप बेशक अपने इन्वायरमेंट को देख लें, दुनिया में क्या हालात हैं उसको देख लें, कहीं ना कहीं से तो खबर बन के एक स्टोरी बनती है। सो मरियम इज बैक विद अस। मरियम, आपको बचपन से शौक था, इंटरेस्ट था, वहां से कंटिन्यू करें। वहां से कंटिन्यू करें और हमें साथ साथ ये भी बता दें कि ये स्टोरी जिसका आप जिक्र कर रही हैं, मतलब ये कब से आपके दिमाग में स्टोरी घूम रही थी एंड देन इट बिकेम अ नॉवेल? To complete the story, so basically it's a contemporary fiction about a young woman who stepped into her first corporate job. She explored the struggles of feeling overlooked, dealing with pressure and all that stuff. Basically it's all about her journey of growth. So the Invisible Girl, आपने ये किस सेटिंग में लिखी है? ये हमारे माशरे की सेटिंग में है, जो हमारी यहाँ लड़कियों को चैलेंजेस पेश आते हैं, आपने उनको देखा सुना अपनी दोस्तों से, अपनी कजन से, अपनी बहनों से, अपने रिश्तेदारों से? ये where is the root, मतलब कहाँ से आ रही है ये सोच और ये कहानी कहाँ से आ रही है? So I think it's not about any specific country or सही है। तो हर कंट्री में लड़कियां इस टाइप के इश्यूज फेस करती हैं, बस कॉर्पोरेट कल्चर, आई थिंक इट्स अ कॉर्पोरेट कल्चर, सब लड़कियां इस टाइप के इश्यूज फेस करती हैं। और आई थिंक ये स्टोरी मेरी ऑब्जर्वेशन से और मेरे अराउंड जो लोग हैं उनके एक्सपीरियंसेस से मुझे लिखने की मोटिवेशन। Have you also worked because you're so young? आपका भी नौकरी का तजर्बा है, जॉब का? नहीं, मैंने ये जॉब नहीं की। So basically this is an observation then. You have not lived through this. Yes, basically it's an observation. Wonderful. How does so basically it's about the experience of the people around me. Got it. अच्छा, how does one get their book on the Amazon list और वहाँ से मिल रही है, मतलब वो वाला भी बता दें। पाकिस्तान में कैसे मिलेगी? हाँ। So I think it's pretty easy because Amazon पे publish करवाना it's not a tough thing. You just have to send your manuscript to them and then they can review it and publish it on Amazon. And now talking about Pakistan, so I haven't worked on that, but I'm working on it and it will be out soon. चल, And are you in the process of writing another one? मतलब अब तो आप writer हो गई हैं, आप तो novelist हो गई हैं, तो क्या plan क्या है जिंदगी में? So actually I'm currently working on something, but I think it's still too early to say something. Good luck for that and good luck for this Mariam, one too. Good luck. Thank you, Mariam. So this was an example, we just to say, I mean, जितना हम कहते हैं कि बच्चे मोबाइल और इस चीज़ों में घुसे हुए हैं, फ़ायदे देखें कितने हैं कि अमेज़ॉन में आप भेजें, अगर अच्छी किताब है आपकी अच्छी दिखा रही है तो वो खुद ही रिव्यू करके पब्लिश इट, दे विल रिलीज इट। सो द पर्क्स, बस पता होना चाहिए कि रूट क्या है, किस तरह जाना है आगे, दैट्स इंपॉर्टेंट। मुझे ना बादल गरजने की आवाज़ें आ रही हैं थोड़ा। बादल गरजिंग एंड यू कैन बर्सिंग, राइट। बलूचिस्तान में बारिश हो रही है, हल्की फुल्की हो रही है, उधर हमारे घर की तरफ ज़रा तेज़ हो रही है। आपने पूछा अपने घर वाले मोहल्ले वालों से क्या सूरत है? हमारे यहाँ बस हवाई चलती है, बारिश कोई खास नहीं होती है। और दूसरा, आपका घर क्या बलूचिस्तान में? लगता वैसे यही है। नहीं, बलूचिस्तान और कराची और सिंध में हर जगह बारिश हो रही है, बता रहा था मैं आपको। But I am just pointing out the fact that you don't live in Karachi, so I'm just asking you to live in Balochistan. He does not live in Karachi, seriously I'm telling you. महकमा मौसमियात से harassment के जुमरे में आता है। तो हम तो बड़े पब्लिक में बैठे हुए, तो कोई इतनी छुपी बात तो है नहीं। In any case, महकमा मौसमियात में I'm not a bully. अच्छा, महकमा मौसमियात में हाई अलर्ट जारी करते हुए हमने दोनों एंड संभाले हुए ना कराची के। तेज़ हवाएं और आसमानी बिजली के बायस खंबे और बड़े बिलबोर्ड्स और घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंच सकता है। ये वार्निंग्स हैं सारी। हाँ, ये वार्निंग्स हैं। शहरी जो है वो ख़राब मौसम के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें प्लीज़, ये भी हम आपको याद दिला रहे हैं। और बिजली की तनसीबात से दूर रहें। ताकतवर मगरबी मौसमी सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल हो चुका है, जहाँ तूफ़ानी बारिश और यालाबारी से सेब, खुबानी, चेरी, बादाम, इंजीनी, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इंजीर वगैरह, आलूचा, उसके व्हाट इज आलूचा? प्लम। अच्छा, ओके। और अनार,
इनके बागात को नुकसान पहुंच रहा है और सिंध में भी फसलों को नुकसानात पहुंचने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि 4 अप्रैल तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती हैं। कराची की शहरी इंतज़ामिया ने मुतल्लिका अमले को रेन इमरजेंसी के लिए तैयार रहने की हिदायत की है, लेकिन अल्लाह करे ये हिदायत जो हैं इस पर अमल भी हो। और फ़िलहाल कोई इमरजेंसी अमला अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप हमें प्लीज़ लिख के बताइएगा। हमने आते हुए ऐसा नहीं देखा, नहीं, क्योंकि ऐसा कोई सिचुएशन अभी तो बारिश भी नहीं हुई है, लेकिन बारिश हो सकती है, तेज़ हो सकती है और हो भी रही है बाज़ इलाकों में। अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा मौसमियात से। अंजुम साहब, बारिश के लिए हम तैयार रहें। स्कीम 33 बैरिया टाउन अतराफ में तेज़ बारिश हो रही है एज वी स्पीक। जी बहुत शुक्रिया। देखें, अभी तक जो फर्स्ट स्पेल हुआ है तो जो हमारी एयरपोर्ट ऑब्जर्वेटरी है वहाँ तो 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ताहम जो शहर के नदर्न और ईस्टर्न इलाके हैं वहाँ पर स्टिल जो है वो कंटिन्यूसली हैवी डाउनपोर हो रहा है। तो ये बात जहन में रखिएगा कि गडाफ टाउन में हैवी डाउनपोर का मतलब ये है कि लियारी नदी और मलीर नदी में जिस तरह पिछली दफ़ा पानी आया था उसके आने के चांसेस भी हैं। अभी थोड़ा सा शहर में पॉज है, लेकिन आपके वेस्ट साउथ वेस्ट से मज़ीद क्लाउड मास जो है वो शहर की तरफ गामजन है। तो एक्सपेक्टेड 2 स्पेल और हैं कराची में, एक तकरीबन मिड डे टू आफ्टरनून और एक अर्ली नाइट यानी कि 7-8 बजे के अराउंड। जो 7-8 बजे के अराउंड जो हमें लग रहा है स्पेल वो काफ़ी हैवी लग रहा है, जिसमें अच्छी खासी बारिश होने की तवक्को है शहर में। तो जिसकी वजह से जो है कुछ इलाकों में जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल भी हो सकती है। मैं एक मरतबा फिर आपको बताता चलूँ कि गडाफ के इलाकों में जो है पिछले कुछ टाइम से जो है वो हैवी डाउनपोर हो रहा है और हो सकता है कुछ इलाकों में एज पर रडार इकोस कोई हेल स्टॉर्म भी हो रहा होगा। तो वहाँ से जो पानी मलीर नदी और लियारी नदी में आता है तो इस बात की भी तवक्को है कि अगेन जो है वो लियारी और मलीर नदी में और लोकल नदी नालों में जो है वो तुग़यानी हो सकती है। सो लोकल नदी नालों और लियारी और मलीर में तुग़यानी हो सकती है। शहर में हम इस तरफ आ जाएं अगर शारा फैसल अतराफ नर्सरी PCHS एंड देन ऑनवर्ड्स। जी देखिए, इन इलाकों में भी सुबह गए एक अच्छा स्पेल हुआ, ठीक है, कंट्रोलेबल बारिश थी। जैसा मैंने आपको बताया तकरीबन 6 मिलीमीटर एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड हुई है। तो ऑलमोस्ट यही कोई फिगर्स जो हैं जो अभी आ जाएंगे 11 बजे के बाद शारा फैसल के भी होंगे। ताहम अभी ये सिलसिला रुका नहीं है। जो हम अगले 2 स्पेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अगेन पूरे सिटी को ही कवर करेंगे, बट नॉट ऑल टुगेदर। पहले सदर्न और वेस्टर्न इलाकों की बारी आएगी, फिर बकाया इलाकों की तरफ इसकी मूवमेंट होगी। तो वी विल प्रिपेयर फॉर दैट। अच्छा, ये बताएं, अभी जो आपने व्हाट स्टक आउट फ्रॉम व्हाट यू जस्ट सेड वाज कि शाम को 7-8 बजे आप कह रहे हैं कि हैवी रेन हो सकती है, तो उसमें मतलब ये अलर्ट्स ऑलरेडी जारी कर दिए होंगे? बिकॉज आई एम जस्ट थिंकिंग वो लियारी नदी और उस चीज़ों का जिनमें घर भी छोटे छोटे झोंपड़पट्टियाँ टाइप भी होती हैं और बड़ी हमने इन द पास्ट ट्रेजेडीज भी देखी हैं वहाँ। और वज़ीर आला ने भी रेन इमरजेंसी मीटिंग बुलाई हुई है। जी, तो ये मतलब आवर टू आवर अपडेट्स जारी होती हैं इस तरह, ताकि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को ताकि जो भी मेजर्स लेने हैं वो ले लें। जी बिल्कुल, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स अवेलेबल हैं। उसमें टाइम टू टाइम जो है वो हम रडार इमेजरी के साथ जो है वो सिचुएशन जो है उसकी अपडेट्स जो है वो देते रहते हैं। इवन दो कि उसके अंदर हमारे मीडिया के नुमाइंदे भी शामिल हैं और शहर में जो फिलंथ्रोपिस्ट हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो ऑलमोस्ट तमाम लोगों को जो है वो टाइमली जो है वो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी जाती है। आजकल सबसे आसान जरिया जो है किसी भी इंफॉर्मेशन की डिसमिनेशन का वो सोशल मीडिया है। तो PMD के तमाम प्लेटफॉर्म्स जो हैं इस सिलसिले में यूज़ हो रहे हैं। सो PMD, अच्छा बाकी अब मुल्क की सूरत हाल बताइए। हमने कराची की बात की है, ओवरऑल सिंध के दीगर शहरों में, हैदराबाद वगैरह में भी आज और कल बारिश है। और फिर बलूचिस्तान में जो यालाबारी की बात हो रही है उसका भी एक्सप्लेन कर दें कि कब तक मतलब सिलसिला चलेगा। देखें, ये सिलसिला जो है अभी पाकिस्तान के सदर्न हाफ में है। इस वक्त ज़्यादा जो इम्पैक्ट इसका आ रहा है वो सदर्न बलूचिस्तान इवन के खुजदार तक और उसके बाद सिंध के मगरबी और जनूबी अजला के अंदर इस वक्त इम्पैक्ट ज़्यादा है, जो आहिस्ता आहिस्ता सिंध के बकाया अजला की जानिब भी हो जाएगा। और इस दौरान हम ये देख रहे हैं कि कुछ इलाकों में थोड़ी सी मूसलाधार बारिश हो सकती है, जो कि इस वक्त गंदम की फसल तैयार खड़ी है उसके लिए जो है नुकसानदेह है। अगर तेज हवा चलती है या हेल स्टॉर्म होता है या बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग की वजह से जो फसलों की कटाई है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, फसल गिर जाती है। तो वो एक काश्तकार के लिए नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि फिर उसको सुखाना, उसको दोबारा से कट करके जो है वो
उसमें से जो है ग्रेन्स निकालना एक मुश्किल अमल हो जाता है और आने वाले टाइम में एक और स्पेल हम देख रहे हैं, होपफुली 6 या 7 तारीख से फिर जो है वो पाकिस्तान को इम्पैक्ट करना शुरू करेगा। ये सिलसिला आज शाम से जो है मुल्क के भलाई इलाकों की जानिब जो है मूव होना शुरू हो जाएगा। कल कराची में तो एक्सपेक्टेड कोई खास रेन नहीं है, अर्ली आवर्स में लाइट रेन ड्रिजल हो सकती है, उसके बाद ऑलमोस्ट कराची क्लियर हो जाएगा। तमाम पाकिस्तान सिंध के जो शुमाली अजला हैं जिसमें सखर, लाड़काना, घोटकी, कंबर, शादातकोट, जैकबाबाद और उसके साथ साथ कश्मीर, घोटकी, इन इलाकों में जो है कल भी एक ताकतवर स्पेल होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद ऑलमोस्ट कल के बाद जो इसका मोस्टली इम्पैक्ट होगा वो पाकिस्तान के पंजाब के जनूबी इलाकों, जनूबी पंजाब और उसके बाद शुमाली पंजाब और केपी की तरफ मूव हो जाएगा। अच्छा, पंजाब में तो ऑलरेडी इतनी बारिशें हो रही हैं और मतलब बड़ी ही तेज और ऑलमोस्ट रुक भी नहीं रही, थोड़ी देर के लिए रुकती हैं फिर बारिशें हो जाती हैं, वो सिलसिला वहाँ चलता रहेगा आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, अब इसकी मूवमेंट नॉर्थ वर्ल्ड है पाकिस्तान के नदन इलाकों में। सही है। सो हम लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद और अतराफ में भी आगे चंद रोज बारिश ही देखेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, और पहाड़ों पर क्या सिलसिला रहेगा? वहां भी शदीद बारिशें, क्योंकि जाहिर है पहाड़ों पर बारिश होती है तो फिर लैंडस्लाइडिंग भी उसके साथ हो सकती है, वो एक अलग सूरत हाल बन जाती है। जी बिल्कुल, जब इस तरह की मूसलाधार बारिशें होती हैं तो ऑफ कोर्स ही बात है उसके साथ जो है वो लैंडस्लाइड का इवन के हेल स्टॉर्म और जो हाई राइज माउंटेन्स हैं वहां पर स्नोफॉल भी एक्सपेक्टेड होगी। अच्छा, हाई राइज माउंटेन्स पे अभी भी स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है? इज इट वैसे नॉर्मल अप्रैल में इस तरह स्नोफॉल होना? जी देखिए, आप इसको नॉर्मल फिनोमेना तो नहीं कह सकते, जैसा कि कल भी आपकी हमारे चीफ मेट साहब से बात हो रही थी। जी। तो अब जो हमारे वेदर पैटर्न्स हैं वो शिफ्टिंग की तरफ हैं, यानी कि जो हमें जनवरी फरवरी की बारिश होती थी अब वो हमें नजर आ रही है लेट में, यानी कि मार्च और अप्रैल में। तो फिर हम अपने बात है कि मार्च के अब ये जो बारिश है और ये पैटर्न्स अगर मूव हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमारा एग्री जो एनवायरनमेंट है या उसमें जो हमारी फसल की बुआई या कटाई है उसको भी चेंज हो जाना चाहिए। उसको चेंज कर रहे हैं या कौन से इलाके में अब कौन सी फसल लगनी है? आर वी ऑल रीथिंकिंग अबाउट इट? देखें, इसमें ये है कि बहुत सारे काश्तकार जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ताउन से जो है अर्ली हार्वेस्टिंग की तरफ भी जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि पैटर्न्स चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। अब 2 चीजें रह गई हैं, या वेट या ड्राई। तो बीच में ट्रांजिशंस होते थे वो बिल्कुल तकरीबन खत्म होते जा रहे हैं। अभी हम कल आप टेम्परेचर्स की भी बात कर रहे थे, तो आपको अभी तो आप देख रहे हैं कि अच्छी बारिशें हो रही है तो टेम्परेचर्स हमारे काफ़ी नीचे चल रहे हैं मामूल से। तो हम इसके बावजूद भी अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो जो हमने मार्च का स्टैट्स निकाला तो अभी भी 2 डिग्री जो है वो दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा ही है। अंजुम नजीर साहब, थैंक यू फॉर कीपिंग हम बारिशें देख उसकी वजह से ज़रा नीचे और मार्च में मौसम जरा निस्बतन 2 डिग्री ज्यादा था और इससे भी बहुत फसलें मुतासिर हुई हैं। वी आर गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह जी। गो आउट, एंजॉय योरसेल्फ, बी केयरफुल, स्टे सेफ।